एक अच्छे वकील के पास प्रैक्टिस करने से ये चीजें सुधर जाती हैं या बिल्कुल। अभी महीने में कितना कर लेते हैं? मैंने वकालत जितना पैसा किसी भी फील्ड में नहीं देखा। आपने अभी तक हाईएस्ट कितना अमाउंट आपके पास एक केस का आया? पर्टिकुलरली अमाउंट तो मुश्किल है बताना, क्योंकि भिंड का अभी एक मियम आपने सुना होगा, बड़ा वायरल। अरे भाई गुरु, मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जितने शायर सुने हैं हर किसी का दिल टूटा है या तो बीवी से परेशान। कई बार तारीखें इसलिए नहीं बढ़ाई जाती कि मेरी फीस है वो बढ़ जाए। बिल्कुल है, कुछ ऐसी कमियां हैं। सरकारी में और प्राइवेट वकील में अंतर क्या रहता है? जरूरी नहीं हाईफाई वकील हैं तो आप केस जीत ही आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ FIR आ गई तो उसके लिए बोल दिया 100-200 रुपए ले लिए, बाहर से भी आ जाते हैं। नहीं, आप तय कैसे करेंगे कि ये क्रिमिनल है या नहीं? मेरे लिए तो फाइल मेंशन कर, फाइल बताएगी ना कि हाँ ये दोषी है या नहीं। आप किस तरीके से देखते हैं अतुल सुभाष का जो केस? देखिए, मैंने वही कहा ना, आपने अपने जो वकालत का करियर है वो उसकी शुरुआत कब से की? महिलाएं आजकल केसेस लगा देती हैं या जिस वजह से आप प्रताड़ित होते हैं। हर केस का रिव्यू होता है। कई केसेस आपको जो है लाखों रुपए देते हैं। देखिए, कहावत है, जस्टिस इज हरी, जस्टिस इज बरे। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला दोषी है तो आप वो केस लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल। एक जज साहब के रिटायरमेंट पे रोने लगे कि हम 2000 केसेस डील करते हैं। कितना प्रेशर है उनपे। चांद को अक्सर चांदनी से रूबरू होने के लिए इंतजार करना पड़ता है। मैं वकालत की पूछ रहा हूँ कि अब जज बिकते हैं कि नहीं, कि हर चीज की बोली होती है? कहने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जिनको रिलीफ नहीं, ज्यादातर केसों। नमस्कार, मैं आपके साथ सूर्य प्रताप सिंह जाट और आप देख रहे हैं द कलयुग। कलयुग नाम सुनकर ये मत समझ लीजिएगा कि ये कली वाला कलयुग है। ये हमारा कलयुग है, कलयुग चैनल है। इस पे हम आपके लिए पॉडकास्ट और भी न्यूज लेके आते रहते हैं जिससे आप जागरूक हो और आपको सारी चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता बनी रहे और हम आपको बताते भी रहेंगे। आज के समय के हिसाब से केसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। दहेज को लेकर आजकल जो है युवा प्रताड़ित हो रहे हैं। मेरे जैसी ले लें कि आजकल युवा प्रताड़ित हो रहे हैं, महिलाएं प्रताड़ित नहीं हो रही हैं। तो अभी कई केसेस देखने को भी मिले, हम बात करेंगे। तो इन्हीं केसेस को लेकर हम आज वकील के पास आए। हमारे साथ ग्वालियर के वरिष्ठ वकील शुभांग दीक्षित जी मौजूद हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? बड़े लंबे समय के बाद आपसे मिलने का सौभाग्य मिला हमें। थैंक यू सो मच। इतना इंतजार करना पड़ा आपसे मिलने के लिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद पहला तो जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, पर मैं युवा हूँ। और दूसरा, आपने कलयुग की बात कही। वाकई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपका कलयुग का मतलब मैं स्पष्ट कर देता हूँ जो मुझे समझ में आता है। आपका कलयुग जो है वो आज की बात लोगों तक बता रहा है ताकि उनका कल बेहतर हो सके। बिल्कुल। तो ये वो कलयुग है पहला। और लंबा वक्त इसीलिए लगा क्योंकि बेहतर चीजों में वक्त लंबा लगता है। बेहतर चीजें निकल के आने में भी लंबा वक्त लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कितना बेहतर निकल के आने वाला है? ये तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है बेहतरीन निकले और निकलेगा भी। सही बात। आप और हम हैं, कलयुग है, तो कल का युग भी अच्छा है और आज का तो अपन अच्छा बनाइए। आपने इतनी कम उम्र में जो वकालत में इतना अच्छा अपना करियर बनाया है और आपकी फीस बड़े वकीलों में से जो है एक है, आप बड़ी फीस चार्ज करते हैं ग्वालियर में। तो यहाँ तक आने में कितना वक्त लगा और किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा सर आपको? बहुत क्या है कि आजकल बहुत लंबी कतार है हर फील्ड में, वकालत में भी बहुत हो गई है। तो वो बच्चे किस तरीके से, आप यहाँ जिस कुर्सी पर बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कलयुग में इंटरव्यू देने के लिए लेकिन आप जितनी फीस चार्ज करने के लिए उनको कितना समय लगेगा और वो किस तरीके से यहाँ तक पहुंच सकते हैं? पहला प्रश्न मेरा यही है। नहीं, आप कह सकते हैं कलयुग की कुर्सी पर बैठना भी कोई छोटी बात नहीं है अपने आप में, जिसका नाम ही कलयुग हो। खैर देखिए करियर चुनना सबसे बड़ा आज के, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रश्न है। आज मैं भी सोचूं कि करियर कैसे चुनूं, तो ये कोई फील्ड का एक्सपर्ट बहुत अच्छे से बता सकता है। और इतने ऑप्शंस आ गए हैं क्योंकि आज आपके पास एक्सेसिबिलिटी इतनी है सोशल मीडिया पे या आप कहीं पे भी चले जाएं, 100 ऑप्शंस हैं। तो लेकिन उन ऑप्शनों में चमक ज्यादा है। हम देखते हैं कि कामयाब लोगों को ही अक्सर हम फील्ड के देखते हैं और जब हम कामयाब लोगों को देखते हैं
तो दिक्कत ये होती है कि हमको लगता है इस फील्ड में इतनी ही कामयाबी है, बट मुझे लगता है आपको उस फील्ड के लोगों से मिलके ये पूछना चाहिए कि इसमें दिक्कत क्या है। ऐसे तो सर हर फील्ड में कोई ना कोई दिक्कत है और हर फील्ड की अपनी अपनी चमक धमक है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उनसे पूछेंगे कि क्या दिक्कत है और जब आपको डार्क साइड्स पता चलेंगे तो आपको डिसाइड करना आसान हुआ कि हम सस्टेन कर सकते हैं ये चीज या नहीं। नहीं तो उस फील्ड में जाने के बाद आप इतना वक्त अपना लंबा देने के बाद फिर उस फील्ड को छोड़े तो क्या आपके लिए वो बेहतर ऑप्शन है? तो इससे तो बेहतर है वो सब चीजें आप समझ के अगर फील्ड में आते हैं मिल लेते हैं। लेकिन हर बच्चे के पास एक अच्छी गाइडेंस होना जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास आजकल नहीं है अच्छी गाइडेंस। बिल्कुल, पर मेरे ख्याल से आपके पास उस फील्ड के मास्टर हैं, आप मिल सकते हैं और इतना मुश्किल नहीं है लोगों से मिलना अगर आप वाकई मिलना चाहते हैं। आपने इतना लंबे समय बिताया है वकालत में, आप क्या इसकी खामियां गिनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जो बच्चे अगर पॉडकास्ट देख रहे हो जो फील्ड में आना चाहते हैं वकालत में, तो वो किन खामियों को देख कर आए कि हमें ये चीजें तो इनसे जूझना ही पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए इसकी कमियां क्या है। सबसे पहले तो देखिए आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है नहीं क्लाइंट का, क्योंकि हमारी बार काउंसिल इसको बड़ा स्ट्रिक्ट करके रखती है कि आप अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। आप कहीं बोर्ड नहीं लगा सकते जाके कि भाई चौराहे पे बोर्ड लगा है फलाने वकील बहुत फेमस। आपने शायद ही देखा हो, मैंने तो नहीं देखा। तो रिस्ट्रिक्टेड है हमारे में। तो हम कैसे पहुंचे? सोशल मीडिया पर तो बहुत चल रहा है। सोशल मीडिया इज डिफरेंट थिंग, और वो ऐसे नहीं चल रहा है, वो भी एक अलग तरीका है, वो भी अपने तरीके निकाल रहे हैं लोग, तो वो एक अलग चीज है। बट कैसे पहुंचे आप लोगों तक, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आप पहुंच गए, आपने भाई बहुत जगह गए, आप हर जगह जा रहे हैं, आप पहुंच भी गए, तो अब ट्रस्ट कैसे गेन हो किसी का आपके ऊपर, है ना? और ट्रस्ट गेन हो गया तो अब आपके फील्ड में इतने लोग हैं, आप नए एंटर कर रहे हैं, तो आप फीस कैसे मांगेंगे? अब फीस नहीं मांग सकते आप, क्योंकि बाहर वाला उससे भी कम में हो सकता है फीस चार्ज करे, तो आप क्या करेंगे वहां जाके? तो प्रॉब्लम इज दैट कि आपने फीस ले ली, तो आपने फीस तो ले ली, अब आपका रिलीफ कोर्ट देगा आपको कि नहीं? आपको कोई कॉम्पिटेंसी है कि नहीं? आपने इतना काम सीखा है कि नहीं? चलिए आप बहुत मास्टर भी हैं, तो जब आपके पास क्लाइंट नहीं है, कुछ लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी है, किसी के पास नहीं है, तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। ये सब आपको मिलने के बाद भी आप एक केस ले भी आए, चीजें भी होगी, फिर अगला केस कहाँ है? एक अच्छे वकील के पास प्रैक्टिस करने से चीजें सुधर जाती हैं या? बिल्कुल नहीं। देखिए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। एक अच्छे वकील आपको गाइडेंस अच्छा देता है। और मैं आपको बताऊं, नोबडी टीचर्स यू। कोई आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा, काम करवाने को बैठा। देखिए बिल्कुल, आप वहां काम करने ही गए। आप इसलिए गए नहीं कि वहां पे सोफे लगे हैं एंजॉय करेंगे। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कोई नया लड़का आता है सीखने के उद्देश्य एज ए इंटर्न, तो उसको पे किया जाता है? सिचुएशनल है, तरीके हैं उसके पे करने के, डायरेक्ट सैलरीज तो नहीं होती इस फील्ड का, ये भी चैलेंज है। आपके पास कितने बच्चे आए, आपने कितनों को पे किया? मेरे पास तो काफी बच्चे हैं, अभी तो मेरे लिए यहाँ 6 लोग वैसे ही 6 people आर वर्किंग फॉर मी, और आते रहते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, और अभी तो हम नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए भी जाना चाहते हैं। और उसको भी हमने डिसाइड किया कि कैसे हम डिलीवर करेंगे लोगों तक। तो वो चीजें हैं। और ये तो हो गई एक वकील की बात जो आपने मुझसे पहले प्रश्न पूछा। अब दूसरा है कि इंटर्न्स की बात क्या है, कैसे उनकी चैलेंजेस क्या है, जो जूनियर किसी के यहाँ काम कर उसके चैलेंजेस क्या है। ये तो एक वकील के चैलेंजेस मैंने आपको बताया। अब जूनियर के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं वो और सुनिए। आप आए फील्ड में, आप दिन भर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या है कि हम सुबह कोर्ट गए, कोर्ट से आए, फिर हमको ऑफिस बैठना है। ऑफिस खत्म होने का टाइम होता नहीं जनरली, तो सीनियर से पहले आप जाएंगे तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, वो अच्छा नहीं है, दैट्स नॉट राइट मैनर। तो आपको बैठना है और आपको लगातार काम करना, बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, ठीक है, बट आप पे ऑफ नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आपको काम नहीं आता, आप काम सीखने आए हैं, क्योंकि आपको काम नहीं आ रहा है। अब क्या होगा? अब आपके फाइनेंसेस तो हैं ही, आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, तो अब आपको सफरिंग मुश्किल हो जाती है किसी फील्ड की। अब में आपके यहाँ सफरिंग शुरू हो जाती है। तो ये मेंटल चैलेंजेस तो हैं ही इस फील्ड में।
और जब ये होता है फिर नेक्स्ट डे फिर जाना है, खुद को इतने सब के बाद भी बाउंड करना है, आपको लगातार केसेस पढ़ने हैं, केस लॉस पढ़ने हैं, बहुत प्रेशर है, लगातार लॉस पढ़ने हैं। तो ये सब चैलेंज है फाइनेंसेस आपको, और आपको काम सीखने के लिए भी वक्त लगता है। आपको 2-4 साल चाहिए कम से कम चीजें समझने के लिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग समझने के लिए। केस लॉस तो आपने मान लीजिए आप पढ़ाई कर ली आपकी लॉ की, तो प्रोसीडिंग्स अलग तरीका है, केस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो अलग चीज है। जजेस की साइकोलॉजी होती है, हर जज का अपना एक पैटर्न होता है, वो समझना पड़ता है। तो ये समझ के जब आप 4-5 साल बिता लेते हैं तो वो वाले चैलेंजेस आते हैं जो मैंने शुरू में बताया। 4-5 साल बिल्कुल सूखा निकलता है और कुछ पैसे में से आते हैं। अब वो देखिए, कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ एफआईआर आ गई, तो उसके लिए बोल दिया 100-200 रुपए ले लिए इधर से उधर से, कहीं सर्टिफाइड कॉपी आ गई। बाहर से भी आ जाता, बाहर से इन द सेंस में आपका प्रश्न नहीं समझा। बाहर से ऐसे कि बाहर बैठ गए, या ऐसे होता है ना रजिस्ट्री का कि 1000 में करा देंगे। अभी एक नहीं, देखिए सीरीज आई थी, दूसरे तरह की वकालत समझ रहे हैं। किस तरह की? देखिए 2 तरह की वकालत, अलग अलग हर तरह से वकालत होती है। मैं कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, कोर्ट्स में ये सब नहीं है। मेरे कोर्ट में ये नहीं है। ये तहसील वगैरह में होता है ज्यादातर। तहसील वगैरह एक अलग तरह का, बिल्कुल अलग पैटर्न का आपका कोर्ट है वो। कितने तरीके के कोर्ट होते हैं और जी बहुत अलग तरीके के वकालत होते हैं जी। देखिए एसडीएम कोर्ट होता है ना, और आप तहसीलों में, तहसीलदार भी एक तरह से कोर्ट का काम करता है। जब आप ऊपर आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट्स होते हैं, फिर आप जाते हैं तो हाई कोर्ट होता है, फिर देश भर में एक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट। अंतर क्या रहता है नीचे से ऊपर तक? कहाँ कैसी फीलिंग आती है अंदर से, क्योंकि हर जगह की बाउंडेशंस रहती हैं जी, है ना। अंदर जाके कुछ अलग फील होता होगा, कहीं का जज सब बिल्कुल अपनी भाषाएं बोले, आप तो भिंड से सेट नहीं रहा है। बिल्कुल कुछ जगह होता भी है और कुछ जगह, क्योंकि देखिए वहां पहुंचता हर कोई पढ़ा लिखा आदमी पहुंचा है। मेरे ख्याल से मैंने तो आज तक ऐसा जज नहीं देखा कि जनरली वो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं पढ़ के आया है। आप हाई कोर्ट में आते हैं तो आप जो है कई बार वकील से जज बनते हैं, लिफ्ट होते हैं, आप डायरेक्ट जज बनते हैं, एलिवेटेड कहा जाता है। तो ये चीज हो गई हाई कोर्ट्स में। सुप्रीम कोर्ट में भी सिमिलर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एग्जाम होते हैं, आप क्रैक करिए आप जज बनते हैं, ठीक है। तो एक पैटर्न है ना। तो कोई सडनली बिना लॉ का आदमी आप वहां नहीं पहुंच सकता। लॉयर्स आर नोन फॉर एजुकेशन। हम लोग वी आर वेरी एजुकेटेड पीपल। हमारे पास आपको पेन पर्टिकुलरली मिलेगा, हम बिना पेन के नहीं चलते हैं। तो इसका सीधा सिंबलिज्म है कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई अनपढ़ वहां पहुंच जाएगा? तो इट्स इम्पॉसिबल। सरकारी वकील से कोई क्लाइंट गया, सरकारी वकील मिलता है, सरकारी में और प्राइवेट वकील में अंतर क्या रहता है? और देखिए सरकारी वकील, ये मैं अपनी उत्सुकता से पूछ रहा हूँ, मुझे जानना है जैसे। जी, सरकारी वकील जो है वो सरकार के केसेस रिप्रेजेंट करता है ना। तो वो बनने में कुछ अलग चीजें रहती हैं या क्या रहता है उसमें? कुछ नहीं, आप गवर्नमेंट के कितने करीब हैं, अच्छा, आपके गवर्नमेंट में कितनी पकड़ है, तो वहां एक केस का कितना मिलता है? वो केस का नहीं, वहां सैलरी होती है। वहां सैलरी? हाँ, वहां सैलरी रहती है। कितनी? हाई कोर्ट ग्वालियर में 1.25 लाख। अच्छा जी। और प्राइवेट में ही आपके पास फायदा है कि आप कितना भी कमा सकते हैं, देयर इज नो लिमिट, और आप ऑब्लिगेटेड नहीं किसी चीज के लिए, और आपका अपना तरीका है और बहुत मजा आता है आपको। तो प्राइवेट के पास बहुत ऑप्शन है, बंधा कहीं नहीं है, पैसे कितने भी कमा सकता है। आपकी कितनी अभी महीने में कितना कर लेते हैं, कितने केसेस आते हैं आपके पास महीने में? देखिए वो डिपेंड है, सिचुएशनल है, इट्स नॉट फिक्स्ड। यू कैन गो टू लैक्स लगभग। पर्टिकुलरली अमाउंट तो मैं नहीं बताऊंगा, इट्स नॉट गुड। क्योंकि नहीं सर, अभी बच्चे जानना चाहेंगे थोड़ा और उनको प्रोत्साहन मिलेगा अगर देखिए लाखों में अकाउंट थोड़ा तो सुनेंगे, नंबर सुनेंगे। नो डाउट दैट्स अ फिगर, लेकिन there are certain obligations as well to mention your नहीं, लाखों में भी फिर थोड़ा सा ऊपर का आंकड़ा अगर क्लियर हो जाए तो और अच्छा रहे। आप कुछ चीजें बैंक अकाउंट तक रहे तो ही अच्छा है। तो देखिए मैं, लेकिन हाँ बच्चों के लिए ये जरूर क्लियर कर देता हूँ, मैंने वकालत जितना पैसा किसी भी फील्ड में नहीं देखा। आप चाहे मेडिकल चले जाए, आप चाहे कोई भी फील्ड में चले जाए, आई हैव नेवर सीन सच मनी। मतलब आप मेरे पास बैठे हैं,
आप मुझे इस बात के लिए पैसे देंगे, तो ये हमें पैसे देने पड़ेंगे अभी। यू आर एक्सेप्टेड। लेकिन सर्टेनली ये फील्ड की खासियत है कि आपको एडवाइस का भी पैसा मिलता है, हर चीज का। इट्स ऑन यू कि आपकी एबिलिटी कितनी है, जितना अच्छा काम कर लेंगे आप। तो क्या केस देख के आप पैसा डिसाइड करते हैं? बिल्कुल। कि अगर किसी की, जैसे मान के चलो किसी की प्रॉपर्टी है 100-200 करोड़ की, तो उसमें परसेंटेज का मामला होता होगा इन सम केसेस, बट ऐसा कुछ है किस्सा वगैरह इन सम केसेस बताना चाहें, कुछ किस्सा हो ऐसा? देखिए, देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस इन फील्ड एज वेल। सर हिंदी में बात करेंगे क्योंकि कुछ, हाँ बिल्कुल, कोई इशू नहीं है, आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में बात करेंगे। और मेरे तो हिंदी मैं विशेष प्रेम रखता हूँ भाषा से, तो मैं हिंदी बिल्कुल बात करूंगा। वो आदत पड़ गई है, मैं माफी चाहूंगा। कोई नहीं, वो नहीं, क्या है, कलयुग नाम है तो कलयुग के हिसाब से भले ही इंग्लिश चल रही है लेकिन हमें तो हिंदी में ही आना पड़ेगा। नहीं, अच्छी बात। तो वैसे अपनी भाषा है और इस राज की भाषा भी है, और तो होना भी चाहिए। और तो खैर, आपका प्रश्न फिर से आप बोलेंगे? मैं पूछना चाह रहा था कि परसेंटेज में मामला होता होगा जब कोई अगर 100-200 करोड़ का मामला है, जमीन फंसी है या कुछ केस है ऐसा, तो वहां परसेंटेज का मामला होता है या वहां देखिए फिक्स्ड अमाउंट होता है, क्या होता है? वो इट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी है कि आप कितना जो है लेना खींच सकते हैं। हाँ, खींचना तो क्या है, आप काम करके दे रहे हैं किसी को, और ये है तो खींचना तो अच्छा शब्द नहीं मानता। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि कितना आप जो है पैसा, डिपेंड करता है कि आप अब इतना। आपने अभी तक हाईएस्ट कितना अमाउंट आपके पास एक केस का आया? इट्स इन लैक्स, और पर्टिकुलरली अमाउंट तो मुश्किल है बताना, क्योंकि ये रहता है, बट इट्स इन लैक्स। कई केसेस आपको जो है लाखों रुपए देते हैं। लाखों? सर कितने? 50 लाख होते हैं, 50 भी दे सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं, 99 तक लाख होते हैं, फिर लाख तो करोड़ भी होता है। करोड़ वकालत में करोड़ों भी कमाते हैं, ऐसा भी नहीं। एक हाथ करोड़ में भी हुआ है? नहीं, मेरे साथ करोड़ वाला तो अभी नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन एक केस जरूर है विच इज मेरे ख्याल से बहुत, यू मेंशन द अमाउंट, आपने जो अमाउंट मेंशन किया है, और शायद 200-300 करोड़ का ही मामला होगा, तो ज्यादा का ही होगा। मेरे पास एक है ऐसा। अच्छा, क्या मामला है सर, थोड़ा बताएं? जमीन का मामला है। हाँ। और सिविल मैटर्स में ही ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो सिमिलर मैटर है। अब मैं वो चीजें खोल नहीं सकता, क्योंकि मजबूरी है, फील्ड की अपनी होती है, गरिमा होती है, और आपकी गरिमा है। तो अगर आप हर चीज बता देंगे तो लोग बिल्कुल, नो डाउट। कई बार ऐसा होता है क्या, हमें पता होता है, आपको पता हो कि सामने वाला दोषी है, कोई, मैं आया आपके पास, मैंने खून किया है साहब, मैंने आपको बता भी दिया कि मेरे से गलती से मर्डर हो गया, और अब जो है आपको बचाना है, बताओ कितने रुपये लो। आपने कहा 50 लाख, मैंने कहा ठीक है साहब, डन। तो आप वो केस लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं क्यों लड़ूंगा, ये जानते हुए कि वो उसने खून किया है? कोई बोलेगा नहीं कि मैंने नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे नहीं, आपने मुझे आके मैंने बोला कि आपने मर्डर कर दिया, मैंने मर्डर कर दिया, गलती से हो गया है, और आपको केस लड़ना है, मैं आपको 50 लाख देता हूँ। नहीं, देखिए आप क्या बोल रहे हैं हमारे लिए मैटर करता नहीं। हाँ, फाइल क्या बोल रही है हमारे लिए वो मैटर करता है। ठीक, अगर फाइल ने कहा है खूनी है, तो उसके बाद मेरा फर्ज ये है, जो मुझे प्रोफेशन ने सिखाया है, और जो हमारी ट्रेनिंग है, कि भाई आपको ये देखना है हाउ यू कैन सेव अ पर्सन, आप कैसे बचा सकते हैं व्यक्ति को। अगर आप उसे बचा नहीं पा रहे हैं, तो भी आपको, अगर वो बोलता है वकील साहब आप बचा लीजिए, तो आपका काम क्या है? जैसे आपका काम पत्रकारिता है, या आपका काम पॉडकास्ट करना है, तो आप ये हर पर्सन के पास जाना चाहेंगे, आप ये थोड़ी देखेंगे कि ये अंडरवर्ल्ड से है, है ना? ये सर हमारे हर व्यक्ति के हिसाब से सवाल भी तो चेंज हो जाएंगे, सवाल बदल जाएंगे, तो हमारे अमाउंट्स बदल जाएंगे। लेकिन अमाउंट्स, जैसे आपने कहा अमाउंट्स बदल जाएंगे, लेकिन वहां जैसे आप अगर किसी व्यक्ति का केस लड़ रहे हैं जो दोषी है, तो वहां नैतिकता भी तो होती है कि अगर सामने वाला अगर वो दोषी है तो कहीं ना कहीं निर्दोष होगा। अगर आप वो केस लड़ते हैं और जीतते हैं, नहीं आप तय कैसे, तो वहां सजा जो है नहीं आप तय निर्दोष को मिलेगी। नहीं, आप तय कैसे करेंगे कि ये क्रिमिनल है या नहीं? मेरे लिए तो फाइल मेंशन कर, फाइल बताएगी ना कि हाँ ये दोषी है या नहीं। मुझे तो नहीं पता ना, फाइल बता रही है कि भाई कई फाइल, कोई फाइल ऐसा डायरेक्टली नहीं पता चलता किसी फाइल में। हाँ, अगर आप, और क्योंकि मैं ऐसा देखूंगा भी नहीं कि भाई मैं दोषी सिद्ध करूं किसी को।
मेरा काम है किसी को बचाना। वकालत का मतलब क्या है? हाँ। एक आम तौर पे भी आदमी कह देता है कि भाई आप बड़े वकील बन रहे हैं, मतलब आपका काम ये है कि किसी का पक्ष जाके कानून को बताना, क्योंकि हर किसी के पास हक है अपना पक्ष रखने का। और एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है, मतलब खैर वो मैं मजाक अपनी जगह, मैं आपको सीरियस नोट पे एक बात बताता हूँ। एक होता है नेचुरल जस्टिस। अगर कोई भी केस इस पैरामीटर पे फिट नहीं बैठता है तो उस केस को सही नहीं माना जाता, उस डिसीजन को सही नहीं माना जाता, कि दोनों को अधिकार नहीं मिला है अपना पक्ष रखने का। तो जब तक दोनों के पक्ष नहीं रखे जाएं, दोनों का पक्ष कौन हुआ? जो अपीलेंट है ना। एक होता है फरियादी, एक होता है आवेदक, एक होता है अनावेदक। दो पक्ष हो गए। दोनों के जब तक पक्ष सही से नहीं रखे गए कोर्ट में, तब तक वो निर्णय सही नहीं माना जाएगा। पक्ष तो वकील एक मिनट और लूंगा कहा। इसीलिए आप देखते हैं जो प्रोसीडिंग्स हैं, केस हैं, बड़े लंबे चलते हैं, कहीं गलत ना हो जाए। तो ये कारण होता है कि चीजें ऐसे चलते हैं। पक्ष तो जो है वकील के हिसाब से रखा जाएगा ना। जैसे एक बहुत हाई क्लास का वकील है, बहुत उसने फीस चार्ज की है, एक व्यक्ति को जो उसको सरकारी वकील मिला, अब सरकार जो सत्य देगी वो मिलना है ना। अब वो जो पक्ष साबित कर पाए वो उसके हाथ में है। अब वो उसके सामने पड़ गया भाई ये सवा से, हाँ, तो कहाँ से साबित कर देगा? उसको तो जाना ही है जेल में। क्या ऐसा नहीं होता कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सालों जेल काट आते हैं, बाद में पता चलता है कि साहब ये तो निर्दोष था। अच्छा, कई केसेस ऐसे होते हैं। देखिए, जरूरी नहीं हाईफाई वकील हैं तो जो है आपकी फीस ज्यादा है तो आप केस जीत ही आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। लॉ तो लॉ है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी वही है। आपने अपने जो वकालत का करियर है वो उसकी शुरुआत कब से की? क्या यही करियर आपको पहले से पता था कि मुझे वकालत ही करनी है, या पहले कुछ और डिसाइड किया था? नहीं यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको मैं पहले जब मैं ग्रेजुएशन करने से पहले मैंने सोचा था यही करूंगा। रहने वाले कहाँ के? हम रहने से शुरू करते हैं। जी, रहने वाला मैं भिंड का हूँ और बड़ा ईश्वर की कृपा से प्रतिष्ठित परिवार रहा। भिंड का अभी एक मीम आपने सुना होगा, बड़ा वायरल हो रहा है। ओझा सर से दिल्ली में हाँ एक चैनल के शो में उन्होंने पूछा कि मैं बड़े बदनाम क्षेत्र से आता हूँ। कौन से क्षेत्र से आते हो भैया? अब भिंड चंबल संभाग से आते हैं। अरे भाई गुरु ने हाथ जोड़ लिया। खैर मैं तो नहीं मानता बदनाम है। हाँ, बागी है, अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है और हमेशा लड़ा है। और बड़े प्रतिष्ठित लोग वहां से निकले भी हैं। तो कई डाकू भी निकले? बिल्कुल निकले। पर आप डाकू में पान सिंह तोमर को रखेंगे या नहीं? तो देखिए, आज आपको जितना कानून में एक्सेस है, या जितनी उन्होंने देश को मेडल भी तो दिलाया था। सही बात। क्या वो पक्ष नहीं है उनका? सही बात। वो कब बागी बने? कहीं ना कहीं उनको न्याय नहीं मिला। जी, आपने एक और बात कही थी शुरुआत में इंटरव्यू के कि महिलाएं आजकल बड़े सारे केसेस लगा देते हैं, या जिस वजह से आप प्रताड़ित होते हैं। पर क्या वो प्रताड़ित नहीं होती पहले? तभी तो केस तक बात पहुंची। क्या पूरा समाज यही कर रहा है या पूरा महिला वर्ग यही कर रहा है? नहीं ना। तो ये दो पक्ष हैं हर चीज के। क्या हम सिर्फ उस पक्ष को देखना चाहते हैं जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, या उस पक्ष को भी देखना चाहते हैं जो एक हकीकत से भी जुड़ा है? चीजें तो सर आजकल ज्यादा, क्योंकि जो लॉ बने हुए हैं वो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा है ना। अगर महिला पे एक छोटी सी आंच आ जाएगी तो महिला पुलिस है, उनने छोटा सा कह दिया। वो ऐसा मामला हो रहा है कि किसी आपने दलित को पीट दिया, उनने एक उंगली उठा दी तो साहब एक उंगली उठाने पे आदमी को सीधा अंदर, कोई सुनवाई नहीं, एक सुनवाई में सब भीतर हो गया। और एक व्यक्ति, अभी बात कर ले, एक हाल ही में केस अतुल का केस था, उसमें क्या हुआ कि उसने एक घंटे का वीडियो बना के छोड़ के गया, 24 पन्ने की उसने अपनी रिपोर्ट दी, मतलब नोट छोड़ के गया है। और इस पे भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। वो उसके ससुराल वाले घूम रहे हैं, वो उसकी बीबी घूम रही है, ठीक है ना। वो मर के निकल लिया, ठीक। हाँ, लेकिन ये चीजें भी तो सामने आ रही है ना जी। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत नहीं होता,
आपने बोला कि सारे कानून महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए। देखिए, महिला समाज की सबसे मैं कहूं कीमती चीज है। आपके घर में अगर आपकी माँ ना हो, आपकी बहन ना हो, आपकी पत्नी ना हो, तो क्या घर घर है? नहीं है। लेकिन हमने सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी उनको किया है, हमने सबसे ज्यादा जोर भी उन पर चलाया। तो जो चीज इतनी कीमती होगी तो उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। तो लॉ इसीलिए बनाए गए। तो कहीं अगर उनको प्रोटेक्ट करने के, अगर हम ठीक है, अच्छा, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, एक और, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाए। अब वो चीजें उल्टी होने लगी हैं, क्योंकि अब युवा प्रताड़ित हो रहे हैं, आदमी प्रताड़ित हो रहे हैं। साहब, शादियां इसलिए हो रही हैं कि हमें पैसे मिल जाएंगे। कि शादी की 2 महीने शादी चली, डिवोर्स करना है, डिवोर्स कर लो, और साहब उसमें गया मामला अदालत में, 40 लाख दे दो, 45 लाख दे दो, आधी जमीन ले गई, चलते बनो, मामला हो गया। तो अब ये तो कहाँ, ये वहीं देखेंगे पहले कि दहेज नहीं लेना चाहिए। जो लड़का दहेज नहीं लेगा, उसी की बीवी उसको डिवोर्स देके बाद में आधी से ज्यादा ले जाएगी। ठीक। तो इन चीजों के ये श्योरिटी है क्या इस बात की कि ऐसा हो गए? मैंने पहले भी कहा कि समाज का बड़ा हिस्सा तो ये नहीं कर रहा है। जैसे कि आपने बोला कि महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाए गए। आप ये बताइए, रेप केसेस सबसे ज्यादा किसके अगेंस्ट हैं? आदमी का थोड़ी रेप होगा। आपने कह दी ना ये बात, आदमी का रेप नहीं होगा, महिला का होगा। तो प्रोटेक्शन की जरूरत किसे? महिला को। तो कानून किसके लिए बनेंगे? महिला के लिए। ठीक है। अब ये बताइए, फिजिकली कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ठीक है। पुरुष मार कौन सकता है? हाँ। मारा किसने? हाँ। अक्सर आप देखेंगे। हाँ। तो किसके लिए कानून बनाए जाए? तो कानून बने, बहुत अच्छे और बहुत जरूरी कानून बने, एक बहुत लंबी गहन रिसर्च के बाद बने। या समाज की कानून व्यवस्था है क्या? हाँ। मैं थोड़ा सा लंबी बात कहूंगा। ठीक। कानून व्यवस्था है क्या? कानून बनते कैसे हैं? समाज की जब जरूरत होती है तब कानून बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जरूरत है लगातार, आप अभी निर्भया का मैटर हुआ, अभी नहीं, लंबे समय, दिल्ली निर्भया का मैटर हुआ, तो उसमें हमने नए कानून जोड़े। क्यों जोड़े? फिर हमारे जो है आईटी के एक्ट आए, है ना? आईटी एक्ट क्यों बनाए गए? क्योंकि हमें लगा कि भाई अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई हैं, गैजेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो संशोधन किया गया, बनाए गए। तो इस तरीके से जब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है ना, तब आप कानून बनाते हैं, उनको या तो अमेंडमेंट करते हैं, सुधार करते हैं, जोड़ा जाता है, जो भी किया जाता है। तो ये व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती तभी तो होता है। हाँ, कुछ हद तक दुरुपयोग होता है, वो तो हर चीज का होता है। आपने गाड़ी बनाई साधन के लिए, आज पर्यावरण प्रदूषित भी कर रहे हैं आप। मैं महिलाओं के लिए जो कानून बनाया गया है उसके मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपको क्या अभी नहीं लगता कि जिस तरीके की परिस्थितियां निकल के सामने आ रही हैं कि पुरुषों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसे कुछ लॉ बनाए जाए? मुझे लगता है बनाने चाहिए, बनाना क्या। देखिए, इन्वेस्टिगेशन और बेहतर होनी चाहिए। और हालांकि देखिए, पहले जितना मजबूत था ये कानून 498A दहेज एक्ट या दहेज प्रथा में, जो आप जो कहते हैं कानून लगता है, उनमें जो ये चीजें थी वो और ज्यादा मजबूत थी, उन नॉन अवेलेबल था। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरकारें भी समझती हैं, कानून व्यवस्था भी समझती है, कोर्ट भी समझता है कि भाई जरूरी है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हो जाए, क्या चीजें होंगी। तो ऐसा होता है और लगातार व्यवस्था बदली भी गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ दुरुपयोग ही हो रहा है, लेकिन हाँ, दुरुपयोग भी हो रहा है, उसके लिए थोड़ा और अमेंडमेंट होने चाहिए। बिल्कुल, मैं इसके साथ। आप किस तरीके से देखते हैं अतुल सुभाष का जो केस अभी हाल ही में हुआ? दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर वो, मेरे ख्याल से, अब मैं क्या कहूँ इस विषय पे, क्योंकि विषय इतना ज्यादा चर्चा का बन चुका है कि अब वो कानून का विषय बचा नहीं, वो समाज का विषय हो गया। और समाज और कानून व्यवस्था अपने दो पटरी पे चलते हैं, है ना? कहीं ना कहीं कानून से उसने गुहार लगाई, कानून के पास गया, केस उसके बार बार होते रहे, उसको न्याय नहीं मिला, तभी तो उसको ये कदम उठाना पड़ा कि 1 घंटे का वीडियो बना के गया, अपनी सारी कथा जो थी पूरी सुना के गया। देखिए, 24 पन्ने की जो नोट लिख के गया, और फिर उसने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल।
एक एक चीज बोल के गया अपने मुंह से, लेकिन फिर भी उसको न्याय नहीं मिला। क्या बोला था उसने कि अगर मुझे न्याय ना मिला पाए तो मेरी जो अस्थियां हैं वो नाले में बहा देना। ठीक है। अब उसके माँ बाप जो हैं वो न्याय के लिए गुहार लगाते रहे। कई नेता जो हैं वो उतर के तो आए, सामने आए निकल के, लेकिन किसके पक्ष में? लड़की के पक्ष में। समाज निकल के आया, लेकिन उस समाज की सुनने वाला या जिस तरीके से उस लड़की की सुनने वाला कोई नहीं था, उसी तरह से उस समाज की भी किसी ने नहीं सुनी। देखिए, आपके पास हायर कोर्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपको कहीं नहीं तो आपको थोड़ा, देखिए, जस्टिस में इंतजार तो करना पड़ता है। हाँ, गलत हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जो भी रहा, और बेहतर तरीके से शायद डील किया जा सकता था इस चीज को। बट अब न्याय व्यवस्था में मुझे अभी भरोसा है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि मैं वकील हूँ और मैंने लगातार करीब से है और आपको तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो है भी ऐसी व्यवस्था। हाँ। मैं बता दूं, जब हर जगह से उम्मीद खत्म हो जाती है तो एक ही जगह बचती है, न्यायालय। मैंने इतने केस रिप्रेजेंट किए हैं जिसमें लोगों के पास कोई और रास्ता है नहीं, वो पॉलिटिकली बहुत सक्षम नहीं है, उन्हें पॉलिटिकली दबाया गया। क्या ये नहीं हो रहा है कि अगर मैं न्याय के लिए उम्मीद लेके जाऊं अदालत में या कानून के पास, तो मैं क्या पता मैं मर जाऊं, मेरे केस ही चल रहा है अभी तक, कई हजारों केसेस पेंडिंग पड़े हैं। देखिए, मैंने वही कहा ना कि कहां से उम्मीद लेके जाए, इतने हजारों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, मैं ऑनलाइन में लग जाऊं पीछे जाके। नहीं तो डिसीजन भी तो हो रहा है ना। अब देखिए, वक्त तो लगेगा, एक व्यवस्था तो सर वही बात है ना कि अब नंबर आने का वेट किया जाएगा, फिर कब नंबर आएगा मेरा, फिर मुझे कब न्याय मिलेगा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक फिर मैं दूसरा अतुल सुभाष दूसरा कोई ना बन जाए। देखिए, कहावत है, जस्टिस इज हरी, जस्टिस इज बरे। तो एक चीज है कि शीघ्रता से मिला हुआ न्याय भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। जल्दी काम हैवान का कहा जाता है, शैतान का कहा जाता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ क्योंकि पेंडेंसी क्यों है। क्वेश्चन ये, हमको ये भी तो समझना पड़ेगा, आप ह्यूमन है, आप इंसान है, आपके पास मैंने 100 केस लाके रख दिए, है ना। अब 100 केस मैं सुन पाऊंगा, मेरी कितनी कैपेबिलिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज होने चाहिए, और वो बिल्कुल रिक्वायरमेंट तो हर वक्त सुधार की होती है और समय के साथ होते भी हैं, लेकिन ह्यूमन पॉसिबिलिटीज होती हैं, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो फिर संभव नहीं। एक जज साहब थे, रिटायरमेंट पे रोने लगे कि हम 2000 केसेस डील करते हैं, कितना प्रेशर है उन पे। आप अगर बैठे अगर न्यायालय में जाके, तो उनके वो फोन यूज नहीं कर रहे हैं, आप और मैं फोन भी यूज कर लेते हैं पूरे दिन में। तो उस काम के पैसे मिल रहे हैं? नहीं, पैसे तो सीमित हैं, वकालत में वो ज्यादा कमा रहे थे। तो सर छोड़ देना चाहिए काम। नहीं, वो कई लोग छोड़ते भी, नहीं बनते जज बनना, नहीं स्वीकार करते जज बनना। लेकिन आप उस काम की, ऐसे तो सैनिक भी बॉर्डर पे है तो उसको सैलरी मिल रही है, आप कल ये भी कहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट की प्लीज मेरी बात प्लीज आप कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि अधूरी रह जाएगी तो बात आधी। ठीक है। लेकिन क्या आप उसके त्याग को नहीं मानेंगे कि जो लोग इतना त्याग कर रहे हैं कि जो अपने आप को भूल गए हैं सेवा के तौर पे, तो जो उस फील्ड की क्रिटिकलिटी है वो भी तो हमें देखनी पड़ेगी। तो जजेस के साथ बहुत सारी समस्याएं भी हैं। आपको जो डिसीजन दिया, आप रात में जाके वो जो है ऑर्डर्स लिखवाएंगे भी, फिर आपको सब पे उस पे साइन होंगे, देन वो बाहर आएंगे। तो आप 100 केस सुन, आपने 25 केस या 30 केस सुन लिए या 40 केस सुन लिए, और आप सीधा डिसीजन दे नहीं सकते, क्योंकि वो आप लॉ बना रहे हैं, हाई कोर्ट से जो डिसीजन दे रही है। तो अगर मैंने कुछ भी अगर डिसीजन दे दिया तो सोच के देखिए, एक पता चला लॉ ही खत्म हो गया, तो क्या मुझे सोचना नहीं पड़ेगा? सर सोचें, लेकिन इतना ना सोचें कि पेंडिंग लाइन जितनी लंबी नहीं है। तो इतना नहीं सोचते आप, ऐसा तो है नहीं कि रिलीफ नहीं मिलती। वो अब जैसे फिल्में जो बनती हैं वो हमारी रियल लाइफ से बनती हैं जी। एक सनी देओल की फिल्म है पुरानी, तारीख पे तारीख, उसमें डायलॉग है, आपने देखी होंगी आप भी, जो है कलाकार जो है कला फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो ये जो फील्ड जिससे जो डायलॉग लिया गया है वो कहीं ना कहीं जुड़ता होगा लाइफ से। अब वो तारीख पे तारीख, कई लोगों को तारीख दी जाती है, एक केस मिला फिर दूसरी तारीख दे दी, फिर दूसरी तारीख दे दी, हियरिंग ही नहीं हो रही। वो तारीखें क्यों दी जाती है आपको पता है? जैसे मैंने आज एडमिशन पे मैटर लगाया कि आज भाई जाऊंगा और मैं बहस करूंगा कि मेरा केस बहुत जरूरी है और इसके ये आधार है, और आपको इसको एडमिट कर लेना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब एविडेंस भी तो पेश होंगे। जब आप जाएंगे कि भाई जो बात कही गई है क्या वो सही या गलत, मैं थोड़ा कट शॉर्ट कर रहा हूँ, लंबी प्रोसेस है, लेकिन
अब जो मैंने दावा किया है अपने पिटीशन में, अपने आवेदन में, वो सही है या नहीं, ये कैसे तय होगा? जब दूसरे पक्ष को एविडेंस रखने का मौका दिया जाए, जब दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। तो इस वजह से डिले होता है और जज तय करेगा कि किसका साक्ष्य ज्यादा भारी। कई बार तारीखें इसलिए नहीं बढ़ाई जाती कि मेरी जो है फीस है वो बढ़ जाए। नहीं, इसलिए तो मैंने होता होगा कुछ। आपकी नहीं, अब मैं अंदर की चीज पूछ रहा हूँ, आपकी नहीं कह रहा, कई केसेस होंगे, कई वकील ऐसे होंगे, आपके नहीं मित्र होंगे, कई मित्र के मित्र होंगे, क्योंकि इतना लंबा आपने 4-5 साल हो गए आपको, तो कई आपने सुने होंगे कि इसलिए साहब, क्योंकि 1 साल से बैठे हैं, 2 केसेस 1 साल में, अब 1 साल में 2 केसेस ही मिल रहे हैं, तो आदमी जल्दी क्यों उठाएगा? ठीक, तारीख ही चलती रहे तो मेरी फीस ही आती रही। एवरी फील्ड हैज अ डार्क साइड, मैंने पहले भी शुरुआत में ही कहा। तो बिल्कुल ऐसी, तो ये डार्क साइड है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, कुछ ऐसी कमियां हैं, बट कहीं ना कहीं आप हर फील्ड में जाके थोड़ा सा आपको भी अवेयर होना पड़ेगा कि क्या ऐसा है। इस चीज से मुझे वो फिल्म याद आई, जोली एलबी 2 जी, उसमें माथुर साहब हैं, उनको तो पता होता है साहब कि ये जो है निर्दोष है, उसको पैसे दे दिए कि साहब इतने पैसे मिलेंगे, वो लड़ने को राजी, अपने पिताजी को सब ढकेल के लेके आ गए वो तो तो देखिए, आपको कई चीजें एज पर लॉ या एज पर रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अनएथिकल कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी मान्यता में ये है। लेकिन ऐसा नहीं है, और ये हर फील्ड में आप चले जाइए, ऐसा कौन सा फील्ड है जहां आप फिर मेडिकल में चले, मेडिसिन में जाइए, वहां पे भी कुछ ऐसी चीजें हैं, बट ऐसा तो है ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। आप कानून व्यवस्था में अगर आप पुलिस स्टेशन चले जाएं तो वहां पे कुछ एरर्स हैं, तो लेकिन ऐसा तो नहीं केस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। तो आप हर व्यवस्था में जाएंगे, वहां कमियां हैं, पर कमियां दूर कर रहे वक्त के साथ भी होती हैं, और कुछ समाज की रिक्वायरमेंट और समाज की चेतना के साथ भी होती हैं। जैसे कि बहुत सारे लॉ इंट्रोड्यूस हुए, आप देखें, जैसे केशवानंद भारती का जो मैटर था, केस था, है ना, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें बहुत सारे नैतिक अधिकारों की बात की गई और इससे इंट्रोड्यूस हुआ। आप देखिए पीआईएल जस्टिस खन्ना का बहुत बड़ा रोल रहा। तो अमेंडमेंट्स भी होते हैं साहब, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं होते, वक्त के सुधार भी होते हैं, चीजें भी बदली जाती हैं। कई बार सुधार होते होते देर हो जाती है। हाँ, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि लेकिन गुंजाइश फिर भी रहेगी। देखिए, बेस्ट तो कुछ नहीं होता दुनिया में, बेटरमेंट होता है, हर चीज में सुधार होता है साहब। तो वो कमियां बनी रहेंगी और वक्त के साथ दूर होती रहेंगी, यही सिस्टम है और यही बेहतर तरीका है किसी सिस्टम को बेहतर करने का। एक केस याद आया मुझे, ग्वालियर का ही केस है कि 2 मित्र थे, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसका फ्रेंड जो था, जिसकी गर्लफ्रेंड थी वो तो ठीक है, जिसका जो फ्रेंड था वो उसको छोड़ने के लिए गया था, बस केवल छोड़ने के लिए गया था। उसने जब केस लगाया तो उस छोड़ने की वजह से उसका भी नाम लगा दिया उसने, अभी भी वो जेल काट रहा है केवल बोलने के बाद। तो क्या ये सही है? ये कान बंद जो आंख बंद तो है ही कानून नहीं, वो हट चुका है ना, अभी भी हट चुका है। तो क्यों हटाया? तो मैं इसको बताऊं कि केवल कह देने पर से अभी भी वो सजा काट रहा है, तो क्या ये सही है? देखिए, इनको चेंज नहीं होना चाहिए ऐसे कानूनों को? देखिए, बहुत सारी क्रिटिकलिटी होती है, आप और मुझे सिर्फ पूरी हकीकत नहीं पता है, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं, आप कानून में जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट। सर, आपको ही पता है, मुझे ही पता है, कई लोग होते हैं जो कई सजा काट के जाते हैं। नहीं, अगर आम इंसान है, अगर मैं हूं तो मैं किसके पास जाऊंगा? देखिए, 2 स्थितियां हैं, रिलीफ भी तो मिलते हैं। देखिए, वहां पे 4 जो पहले था 482, आज 528 हो गया। आप वो अपील करिए हाई कोर्ट में आके, उसमें रिलीफ मिलता है, कॉशमेंट ऑफ द एफआईआर होती है, तो उससे आप बेहतर कर सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत ऑप्शन है, जगह अगर आप अच्छे वकील के पास जाएंगे वो आपको बचा ले जाएगा। आप इसीलिए फीस चार्ज की जाती है, क्योंकि एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं कई मैटर्स में, तो और आपका जब इतने एफर्ट्स अच्छे वकील के पास जाएंगे तो आपको बचा ले जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल बचा ले जाएगा, भले आपने कुछ भी किया। बचाना इन द सेंस, देखिए, वकालत अच्छी कर लेगा आपकी। तो वकालत अच्छी करना, देखिए, निर्णय तो जज करेगा, है ना,
लेकिन सही गलत जज को आप बताएंगे, इसके पक्ष का सही ये है, उसके पक्ष का सही दूसरा वकील बताएगा कि ये। अब कौन सा सही भारी है ये जज तय करेगा, और वो वकालत तय करेगी कि आप कैसे भारी पक्ष मतलब सही पक्ष को सही तरीके से रख पाते हैं। तो यही तरीका है और यही जरूरी बात है। अच्छा अब मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। अभी हाल ही में क्या हुआ कि आपका कोलकाता रेप केस था, उस पे बहुत सारी बातें आपने सुनी जी, और लगातार पूरा समाज ये कहने लगा कि भाई कपिल सिब्बल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, जिस देश में रेपिस्ट को वकील मिल जाते हो उस देश का क्या धर्म है, उस देश में कानून व्यवस्था क्या होगी। तो मतलब आप ये चाहते हैं राह चलते आदमी को गोली मार दी जाए, वो अपनी बात आके भी ना कहे कोर्ट में, कोई ऐसे भाग रहा है गोली मारते हैं उसको, क्या ठीक है? अगर उसने किया है तो बिल्कुल ठीक है। तो कैसे तय होगा? अब लड़की बोल रही है तो भाई ठीक ही है, क्यों नहीं? लड़की बची नहीं फिर। अब आपने एक चीज बताई है जब लड़की ही नहीं बची फिर कैसे तय करेंगे? तो यही वो ट्रायल से तय होगा, वो ट्रायल से तय होगा, कोर्ट से तय होगा, एविडेंसेस से तय होगा। सर नहीं, सच में ये चीज होती है वैसे, मैं बताइए इनको न्याय मिलेगा फिर ऐसे अगर वो लड़की खत्म हो ही गई? अच्छा है ना, अब वो ट्रायल पे चल रहा है, सब ट्रायल पे, अब वो केस लाइन पे लगा ही रहेगा। क्या उनको मिल गई सजा? नहीं बिल्कुल, निर्भया में मिली नहीं थी। निर्भया में मिली नहीं थी। कब मिली थी? कितने साल हो गए? अरे टाइम देखिए, फिर भी आप देखिए आप क्या चाहते हैं। देखिए मैं यही फिर से कहूंगा कि निर्दोष को सजा हो जाए उसको, वो आपको मंजूर है। फिर आप ये कहते हैं कि आपको न्याय नहीं मिला, भाई निर्दोष था वो। तो भाई निर्दोष को और दोषी ऐसे है लोग में समय मिलता क्या नहीं। आप एक वकील हैं वो तो मैं ठीक है समझ रहा हूँ, एक आप वकील होने के एक अगर आप एक इंसान भी हैं, यही चीज अगर आपके कोई परिचित के साथ होता तो क्या आप उसको भागते गोली नहीं मार देते? देखिए मैं अभी फिर से ये बात कहूंगा कि मैं कैसे तय करूं। मुझे तो देखिए दो चीज है, अगर मैं भागते गोली मारूंगा तो मैं भी उसी हैवानियत में जा रहा हूं। मैं न्याय व्यवस्था के साथ जाऊं ना और अपनी बात रखूं कोर्ट में जाके। आज क्योंकि मुझे अगर आप में ये अवेयरनेस है तो आप यही कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए। और क्या निर्भया के फादर ने गोली मार दी क्या भागते हुए को? बंदूक ही नहीं होगी, भिंड का थोड़ी था भिंड का होता तो बंदूक होती नहीं। भिंड के होने के बाद भी आदमी वकील बन सकता है। खैर, और विषय ये नहीं है। देखिए हमें एक व्यवस्था को, देखिए नेचुरल जस्टिस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। और आपका सिर्फ एक देश नहीं है, दुनिया भर में आपको लोग देखते हैं कि आपका जस्टिस सिस्टम क्या है। अगर आप कसाब को भी ट्रायल नहीं देंगे है ना, तो फिर आप सीधी सजा दे देंगे, तो फिर तय कैसे हुआ कि क्राइम हुआ कि नहीं? आपको एक जस्टिस सिस्टम इक्वलाइजेशन तो करना पड़ेगा। ऐसे केसों के लिए कुछ स्पेशल चीजें नहीं होनी चाहिए कि इनको लाइन में ना लगा करके आप स्पेशली फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है? आप ये बताइए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी सजा होती है बहुत सारे मैटरों में, तो फिर क्यों देर हो जाती है? अब निर्भया में इतना टाइम क्यों लगा? देखिए निर्भया में इतना टाइम तो लगेगा कि इन्वेस्टिगेशन हो। क्या आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ही ना हो सीधा? अब ये बताइए, मैंने बोल दिया कि ये आदमी जो है इसने रेप किया है, और आपको ये और बता दूं, आपको लगता होगा कि केसेस, रेप केसेस फॉल्स नहीं आते हैं, वो भी बहुत फॉल्स केसेस आते हैं। अभी मैं कई केस लड़ चुका हूं, मैं नाम तो ले नहीं सकता क्योंकि ऑब्लिगेशन होती है कुछ लॉ में, लेकिन इतने केसेस फॉल्स है ना कि आप तय नहीं करते कौन सही कौन गलत। अगर पहले मेरी आपसे लड़ाई हो गई, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, आप मेरी महिला मित्र हैं, ठीक है, और आप और मेरी लड़ाई होगी, मतलब आपकी बात नहीं कर, कोई भी महिला में ये मैं करूं, कोई क्लाइंट है सपोज, मेरा उसकी महिला मित्र थी, ठीक है, उससे उसकी लड़ाई हो गई और बहुत बुरी लड़ाई हुई है, तो वो पहला काम क्या करेगी? नहीं, अब बदला कैसे लिया जाएगा? हाँ, कानून का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करके। तो इसका क्या तरीका है, जो आप मुझसे पहले पूछ रहे थे ना कि तरीका क्या है साहब, इसमें यही तरीका है कि हम उसको करेक्ट ट्रायल दें, करेक्ट इन्वेस्टिगेशंस दें। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम एक बेहतर जस्टिस दे पाएंगे। सर इसमें बेस्ट तो कुछ नहीं होता, यहाँ तक जाने में कितनी सारी वो है। पहले आपको एक परफेक्ट वकील मिलना चाहिए जो आपकी तारीख पे तारीख ये न करे, ठीक है ना, कि पैसे बढ़ाने के चक्कर में या पैसे लेने के चक्कर में, हटने के चक्कर में आपकी तारीख पे तारीख ना करे, फिर आपकी सुनवाई टाइम पे हो जाए, जी है ना।
कि ऐसा ना हो कि आपकी सुनवाई इतनी देर में हो कि आपकी हिम्मत ही टूट जाए, कि आपके पास जितने पैसे ही नहीं है कि आप इतने कोर्ट में लगा पाए, वो सुनवाई में चले जा रहे हैं, आधे वकील को ही देने में चले जा रहे हैं, है ना। क्योंकि कई सारी, अब हर कोई इतना समृद्ध नहीं होता कि वो पैसे लगा लगा करके, कईयों की जमीन बिक जाती है, मकान बिक जाते हैं केस लड़ते लड़ते, तो हर कोई इतना समर्थ तो नहीं होता। तो ये सारी चीजें एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, तब जाके चीजें हो पाएंगी, वो केस लड़ पाएगा। एक अंदर से भी उसकी हिम्मत तब तक साथ देगी जब तक उसके पास मनी होगी, ठीक है ना। अब मनी ही नहीं बची, हिम्मत, अब मनी नहीं बची तो हिम्मत नहीं बची। वकील ऐसा मिल गया कि भाई तारीख पे तारीख दे जा रहा है, कहां से कैसे। तो आपके पास उसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उसमें भी लॉ है। क्या लॉ है सर उसमें? देखिए दो चीज, हाँ। अगर आप अपने वकील से संतुष्ट नहीं है, हाँ। तो एक एप्लीकेशन लगती है, हाँ। चेंज इन काउंसिल, हाँ। तो आप काउंसिल भी बदल सकते हैं, हाँ। है ना। ये रियलिटी में होता है बिल्कुल। अगर कोई फॉर्म मांगने जाएगा, फॉर्म तक नहीं मिलेगा, फॉर्म नहीं देना होता, हाँ? फॉर्म नहीं तो क्या होना होता है उसका, आप किसी दूसरे एडवोकेट के पास जाए, हाँ। हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, हमने बहुत सारे केसेस में करवाए चेंज इन काउंसिल, और एनओसी नहीं दी उसने फॉर्म पहले वाले ने, तो आपके पास एनओसी ना देने पर चेंज इन काउंसिल की एप्लीकेशन लगती है। एनओसी दे दी तो कोई बात ही नहीं है, चेंज इन काउंसिल की एप्लीकेशन। मैं जो मैटर बता रहा हूँ करोड़ों का, हाँ। उसी में दूसरे वकील साहब थे, वो मेरे पास मैटर आया, तो ऐसा जरूरी थोड़ी, और उन्होंने एनओसी दी बाकायदा। तो बहुत सारे ऐसे मैटर, और नहीं दे तो चेंज इन काउंसिल एप्लीकेशन लगाई, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता वकालत में कि भाई ऐसा होता है, दैट्स इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशन, ये, और हम उसके लिए तैयार होते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? तो बहुत सारी बात है, ऐसा नहीं है। अब दूसरा बात आपने बोला, अगर वो गरीब है तो क्या स्थिति बनती है, तो फिर लीगल एड होती है, कोर्ट खुद वकील देता है, इवन आपके पास ऑप्शन होता है, कैसा सैलरी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्या सैलरी वाला वकील प्रॉपर केस लड़ेगा? नहीं, क्यों नहीं लड़ेगा साहब, उसका भी सैलरी मिलनी है। अरे तो बिल्कुल सैलरी मिलनी है। पहला तो देखिए, लीगल एड में सैलरी वाला वकील मिले जरूरी नहीं, आप कोई भी वकील लिख सकते हैं, और लीगल एड में कुछ वकील होते हैं, बेहतर से बेहतर वकील होते हैं। मैंने खुद पर्सनल लेवल पे दी है, बिल्कुल दी है। कोर्ट की साइड से, सरकार की साइड से? नहीं, अपने प्राइवेट लेवल पे, कि भाई इस तरीके से। इवन जब आप ही नहीं गए तो दूसरा कैसे आ जाए? नहीं, मैं तो खुद ही लड़ा है, मैंने तो खुद ही लड़ा है भाई कि ये इज नॉट, मतलब वो पैसे देने के योग्य नहीं है। तो भाई ठीक है, आप जो हो सकता है फाइल का जो खर्च हो आप दीजिए, हम कर देंगे। कई बार फाइल का खर्च भी नहीं देते, कोई बहुत गरीब है तो वो हम खुद से करते हैं, खुद के पैसे खर्च करते हैं। तो भाई हर चीज सिचुएशनल है साहब। अच्छा, एक शादी में कितना वक्त लगता है आप ये बताइए? कोई शादी होती है, मेरे ख्याल से आप एंगेज हैं और आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है? नहीं, मेरी सगाई हुई है। सगाई हुई है। कितना वक्त लग रहा है आपकी शादी को, मतलब कितना वक्त हो गया और कितने वक्त बाद है, मतलब कितना पीरियड हो गया आपकी एंगेजमेंट और शादी जब है उसके बीच? 1 साल से ऊपर करीब। आप 1 साल से ऊपर शादी में लगा रहे हैं, हाँ? जिसमें आपको जस्टिस तय नहीं करता है। इसमें कैसी जस्टिस नहीं तय करना है ना, हाँ। इसमें तो यह कि एक लड़की आपको पसंद है, आपकी एंगेजमेंट कर दी, दोनों पक्ष ने तय कर दिया कि भाई ये शादी, हाँ। तब 1 साल का वक्त लग रहा है, हाँ। और आप सोचिए किसी जज को वो समय वक्त लग रहा है, वो मेरी वजह से लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भी नहीं करनी। हाँ, ये आप तय कर रहे हैं, हाँ। तो कोई ना कोई रीजनिंग होती है। वहां जैसे केस चल रहा है तो वहां पीड़ित थोड़ी तय करता है कि भाई मेरे को 1 साल बाद न्याय देना। वो पीड़ित तय नहीं करता, वो इन्वेस्टिगेशन तय करते हैं कितना वक्त लगेगा, प्रोसीजर में इतना समय लगेगा। लेकिन देखिए, कई शादी में जैसे पंडित है, जैसे केस में वकील या जज होते हैं, उसी तरह के शादी में पंडित होता है। मैं कोई पंडित जो बोल देगा वही होगा, वहां जज या वकील जो बोल देगा वही होगा। ये दो चीजें। इसमें भी एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, तो आप सोच के देखिए, शादी, और अक्सर शादियों में 6 महीने का टाइम लगता है, हाँ। मैंने ज्यादातर देखा है, बहुत ही रेयर शादी होती है जनरली बहुत जल्द, जहां कोई जस्टिस तय नहीं होना है, हाँ। ठीक है। अब हम आते हैं इसी तरह की शादियों वाली लड़ाइयों पे। आपको तलाक चाहिए, कल तक बहुत प्यार था आप लोगों के बीच, आपको तलाक चाहिए, आपने मुझे आके 25 बात बताई, आपने अपना पक्ष बताया, मैं एक वकील के पास पहुंचा, साहब हमको तलाक चाहिए, बहुत खराब आदमी, ठीक है, बहुत खराब आदमी, हमको तो भैया तलाक चाहिए। महिला आई आपके पास? महिला आई, हाँ, ठीक है। पुरुष है, पुरुष भी यही बोलेगा कि बहुत खराब महिला, इससे खराब महिला मैं देखी नहीं रही, ठीक है। लेकिन आप तब भी बैलेंस रहेंगे, दैट इज योर जॉब। आप देखेंगे
फिर आपने पिटीशन ड्राफ्ट करेंगे, पिटीशन ड्राफ्ट करके कोर्ट के पास जाएंगे। अब आप लोग अगर म्यूचुअल कंसेंस में गए तो आपकी तीसरी हियरिंग या चौथी हियरिंग में चला जाता है मैटर। मैं जनरल बता रहा हूँ, ये तो फिर भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। म्यूचुअल कंसेंस में चले गए तो हो जाता है। अब आप लोग ही नहीं चाहते, जब मीडिएशन में गया मैटर तो आप लोग लड़ रहे हैं वहां पे, नहीं हमको तो इतनी एल्यूमिनेट चाहिए साहब, और वो कह रहा है कि हमको इतनी समस्याएं साहब, हम नहीं दे पाएंगे, ये हमारी है। तो आप लोग खुद लड़ रहे हैं, आप लोग उस वक्त डिसीजन खुद नहीं चाहते हैं। हर किसी में यही थोड़ी होता है। नहीं, लगभग जो फैमिली मैटर्स है उसमें ये होता है, जिसमें आपने जिक्र किया एल्यूमिनियम वाली बात। मैंने जिक्र जो किया था, कईयों का ऐसा भी किया कि सब लड़की आई कि आधे पैसे तो तलाक। अच्छा ये बताइए, आपके आसपास कितने मैटर है जिनमें दहेज नहीं लिया गया? रेयर केस होंगे ना? हाँ रेयर है ना, क्योंकि आप जिस इलाके से आते हैं वहां ये प्रथा है, या देश भर की प्रथा है। इवन मैं तो आजकल कई रील्स देखता हूँ भाई, हाँ। जिसमें ये बोली लग रही है कि भाई इतना पैसा, उतना पैसा, ये पैसा, और समाज में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है भाई कि इसको इतना पैसा मिला। आपकी शादी होगी? नहीं, मेरे नहीं। आप कितना चार्ज कर रहे हैं? नहीं, मैं तो फिलहाल चार्ज नहीं कर सकता और ना करता हूँ। और मुझे ये है कि लड़की बेहतर हो, उससे ज्यादा क्या ही चाहिए आपको लाइफ। बेहतर हो कि बेहतर हो सर? लड़की चाहिए, लड़की चाहिए? एक ही चाहिए, एक वचन की बात है भाई। हो का मतलब इज्जत के तौर पे है उनकी। तो ये बात है। खैर, विषय जो था, मुख्य विषय जो था वो ये कि इन सब प्रोसेस में वक्त इसीलिए जाता है ना, क्योंकि आपने दहेज लिया है। अब आपको लगेगा समय उसको वसूलने में, जो महिला है। कई बार फिल्मों में दिखाया जाता है कि सब जज ही बच गए, जज बिक जाते हैं पैसे खाली। हाँ, तो ऐसा होता है क्या? जज ने एक तरफ ही मैं थोड़ा अजीब हो जाएगा आपके लिए। नहीं, देखिए हर जगह परिस्थितियां अच्छी में या खराब भी हैं। मेरे केस में मैंने तो नहीं देखा। कौन, किसके केस में देखा? किसी केस में नहीं देखा, मैं जिसमें रहा हूं। ठीक है, लेकिन सुनने में आया हो या किसी मित्र से या मित्र के मित्र से सुना हो। बिल्कुल, कई में इवन शायद बिल्कुल कई मैटरों में सुनने को आता है, लेकिन हकीकत कितनी। कई बार तो इस बात पे भी कह दिया जाता है कि उनके फेवर में डिसीजन नहीं आया तो भी बिक गया कह देते हैं। तो आप तय कैसे करेंगे सच है या झूठ? अफवाह कैसे तय होती है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से शायद दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा होता है तो। होता है कि नहीं होता है ये पुख्ता तो कहीं नहीं। आपकी फील्ड से पूछ रहा हूं मैं, अगर मैं मेरे से आप पत्रकारिता की पूछें तो मैं बेहतर बता पाऊंगा चीजें। अब मैं वकालत की पूछ रहा हूँ कि अब जज बिकते हैं कि नहीं, कि हर चीज की बोली होती है, पैसा हर चीज का लगता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिकते होंगे। आपने सुना आज तक? आपने सुना? बिल्कुल। तो आप क्या उस चीज को निर्धारित करते हैं सही बात है गलत? मैं उन चीजों में इतना घुला हुआ नहीं हूँ। आप तो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो मुझे, मेरे हिसाब से, मैं उस फील्ड में हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे मैटरों में ये अफवाह ही होती, और बहुत सारे में मुझे देखिए तय नहीं कर सकते आप कि ये बिके है या नहीं। बहुत सारे में तय नहीं कर सकते और बहुत सारे में अफवाह होती है। हाँ बिल्कुल। किसी में तो होता होगा बिक गया, वही मैंने कहा कैसे तय करोगे भाई? कि मेरे को तो देखिए वो रीजनिंग नहीं। ये कहने वाले कौन होते हैं कि साहब बिक गया? कहने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जिनको रिलीफ नहीं मिलता, ज्यादातर केसों में। ज्यादातर के अलावा केसों में फिर बचा क्या है? बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट मैटर होता है, रीजनिंग देनी ही पड़ती है, जिसमें जज ही बोलता है। प्रोसीजर समझाता हूं, आपको क्या लगता है जजों के फैसले रिव्यू नहीं होते? मैं कई जजेस ऐसे जानता हूं जो टर्मिनेट हुए हैं। अब टर्मिनेट हुए हैं, वो गलत डिसीजन पे हुए हैं। अब गलत डिसीजन में क्या ये रीजन है कि मनी ली गई है या नहीं ली गई या गलती है, ये तो निर्णय तय करेगा। तो उसमें ये भी तो हो सकता है कि वास्तव में बिक गए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप कैसे तय करें? मैं कह रहा हूं देखिए, रिव्यू होते हैं, फैसले रिव्यू होते हैं, हाई कोर्ट के भी फैसले रिव्यू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं उनके भी रिव्यू किया जाता है। 1 करोड़ मिले, जो रिव्यू करने वाला आया उसको भी दे दिए 20 लाख हाई कोर्ट के जज को। हाई कोर्ट के जज को 20 लाख में खरीद लेंगे। हाई कोर्ट का नहीं, और वो पैनल है, हर केस का रिव्यू होता है।
ऑलमोस्ट जैसे कोई मैटर्स गए, वो जब आप प्रमोशन की बात है तो कैसे रिव्यू होते हैं हाई कोर्ट के और इवन जब आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं, आपने कहा हाई कोर्ट के जज को आप 20 लाख में खरीद लेंगे, तो उसकी कितनी कीमत रहती है? उसकी कोई कीमत नहीं है साहब, ये तो आपके ईमान की कोई कीमत होती है क्या? नहीं। ये तो खैर, मैंने तो देखिए हाई कोर्ट में भी मैं ऐसे ऐसे मैटरों में रिलीफ देखता हूँ कि पॉसिबल ही मुझे नहीं दिखता कि ये जज साहब संभव है, क्योंकि लॉ पे बात हो रही है साहब। कोई ऐसा नहीं है कि कमरे बंद कर, आपकी लाइफ प्रोसीडिंग्स चलती हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे कि क्या बोल रहा है जज। हाँ, अभी चीजें और बात हाई कोर्ट में जस्टिस होते हैं, जजेस लोअर कोर्ट्स में होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट में होते हैं, वहां पर भी ऐसा नहीं है कि वो रीजनिंग नहीं देंगे डिसीजन पे, वो भी रीजनिंग देनी पड़ती है। तो ऐसा संभव नहीं है कि सब कुछ अंधेरे में चल रहा है, बड़ा ट्रांसपेरेंट है वो। आपका इतना ट्रांसपेरेंट तो शायद कलेक्ट्रेट नहीं है या कोई और ऑफिस नहीं है जितना कोर्ट ट्रांसपेरेंट है। आपका आपकी असेंबलीज के बाद जो आप देखते हैं अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। कोर्ट में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आप बता दीजिए आपको क्या ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है? अभी वही चीजें ट्रांसपेरेंट, लेकिन मैं तो ट्रांसपेरेंट से चीजें ठीक है कि मैं केसेस पेंडिंग की बात कर रहा था। तो बेटरमेंट हुआ ना वक्त के साथ, और पहले भी डिसीजन तो आते ही थे ना, और वो रिकॉर्ड में आते थे ना, उसमें भी रीजनिंग होती थी ना। आज भी वही है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ये चीजें और बदलेंगी थोड़े समय के बाद। वो तो हर सिस्टम के साथ है लगातार, कब तक? पूरी जिंदगी, पूरी, और मेरे जब तक दुनिया है तब तक बेटरमेंट तो होता रहेगा। और एक बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मैं नहीं कहता डेमोक्रेसी बेस्ट है, अंग्रेजी में कही थी, हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे सिस्टमों से बेहतर है। तो ये चीज है कि बेहतर और बेटरमेंट हमेशा गुंजाइश रहेगी, हमेशा गुंजाइश। अब थोड़ा आते हैं आपके करियर का जो है वो थोड़ा निचला हिस्सा जी, के आप तो खैर लाखों में फीस लेते हैं। ये आप बड़ा पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप क्या हिस्सेदार होना चाहते हैं? नहीं, आप हिस्सेदार करेंगे? आप वकालत कर लीजिए, कर लेंगे हिस्सेदारी। जी, ये वकालत के गुण सीखने पड़ेंगे थोड़े। हाँ, तो वही सीखने आए हैं, अगर जान जाती है तो सोचेंगे हिस्सेदार होने की। मोस्ट वेलकम, आप आइए, आपका स्वागत। निचले हिस्से की बात करेंगे कि कई वकील होते हैं 150, 500 जी, इतने में भी नीचे काम हो रहे हैं। बिल्कुल डार्क साइड है फील्ड की, कि चाय पानी में भी काम हो जा रहे हैं। तो क्या ये चीजें आपके सुनने में आई होंगी? कितनी चीज? बिल्कुल बिल्कुल आती थोड़ा है। बताइए इन बारे में। देखिए क्या होता है कि मैंने बोला बड़ा चैलेंजिंग काम है। मैं एक 10 तरह के वकील हैं कोर्ट में, हर किसी का बहुत, आप ये समझ के देखिए कि हर किसी के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। कोई भाई अब शादीशुदा आदमी है या कोई वकालत बहुत बड़ी उम्र पे शुरू की, अब उसके पास टाइम नहीं है इतना कि वो इतना सस्टेन कर सके, तो वो क्या करेगा, है ना? तो ये करेगा कि भाई केस मिल जाए कैसे भी, या अब कोई बहुत लॉ में परिपक्व नहीं है तो क्या करेगा, कोर्ट के काम बहुत सारे होते हैं तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करता है जिसमें उसको लॉ में परिपक्व नहीं है तो आएगा वो वकीलात में। वही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, वही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप ऐसे भी आपको कई बार वकील मिल जाएंगे जिनको लॉ का नहीं नॉलेज, हाँ, बट लोग उनको केस दे आते हैं। वकील साहब बोलते हैं, वकील साहब बोले या ना बोले वो एक अलग सब्जेक्ट है। हाँ। जब अनजस्टिस होने लगे, जहां जस्टिस नहीं मिल पा रहा है लोगों को, इनजस्टिस होने लगे, तब क्या कहेंगे? तब सिचुएशन खराब होती है। तो वहां कई लोग आते हैं, तो कई तरह के काम होते हैं जिनमें LLB की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं भी होती है। जैसे मान लीजिए नोटरी एडवोकेट्स हैं, वो लोग बैठ रहे हैं तो उनको 100 रुपए मिल रहे हैं नोटरी करने के, या जो अमाउंट इसी तरह का अमाउंट होता है जो मिल रहा है उनको, दे आर नॉट गोइंग टू कोर्ट्स, वो कोर्ट नहीं जा रहे हैं। तो अब क्या होगा? तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं कि भाई अब मुझे रहना भी तो है, अपना घर भी पालना है, ये सब करना है। तो कई बार इस वजह से लोग जो है इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था में चले जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है। आपके क्लाइंट कैसे हैं ये तय नहीं है। आपने शुरुआती दौर में लिया कोई कुछ? नहीं, इस तरीके से मैंने कभी काम, क्योंकि मैं जूनियर था किसी का, हालांकि मैंने जूनियरशिप ज्यादा लंबे वक्त नहीं की। हाँ। तो मैं उस वक्त तो सीखने गया था। बड़ा केस कोई मिल गया था क्या? हाँ, देखिए शुरुआत में पहले दिन आपको बड़ा केस कैसे मिल जाए? नहीं, कुछ दिन बाद। हाँ, कुछ दिन बाद। देखिए
आप कैपेबल होते हैं ना तो आपको सब कुछ मिलता जाता है। तो मेरे साथ फॉर्चुनेटली चीजें होती गई और मैं फैमिली से भी सक्षम रहा हूँ। मेरे साथ कभी फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस नहीं रही है। लेकिन आप सोच के देखिए जिनके साथ है उनका क्या। और मैं लगातार बड़ा एक्टिव रहा हूं, मैंने बड़े इलेक्शन लड़े हैं, मैंने तो लगातार मैं बड़ा एक्टिव भी रहा हूं और उतना ही मैंने किताबें लिखी हैं। मैं राइटर हूं, 5 किताब लिख चुका हूं। तो और मेरी आने वाली भी शायरी की कैसी किताब लिखी? जी शायरी की भी किताब है, लॉ की भी किताब है। बिल्कुल, तो वो भी आपको सुनाई। एनवायरनमेंट पे भी लिखी हुई है। अच्छा। और एनवायरनमेंट पे मैंने कई रेगुलेशन पे बात की है। अगर एनवायरनमेंट को लेकर आपको महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी आपको बुलाया गया था, सम्मानित किया गया। जी क्या किस्सा था, आप मुलाकात हुई थी आपकी? जी, उनका प्रशस्ति पत्र मिला। अनफॉर्चुनेटली मैं पहुंच नहीं पाया, उस वक्त केस बड़े लगे हुए थे। और ये देखिए प्रोफेशन की एक और दिक्कत कि आप ऐसी जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां भाई आप मतलब शायद सबसे गर्वपूर्ण विषय क्या कर रहे थे, गौरवपूर्ण विषय आप उस वक्त क्या कर रहे थे, थोड़ा मैं पूरी सिचुएशन बताइए। जैसे आपको पता लगा कि भाई महाराष्ट्र से सीधा आया है। हाँ, देखिए पहला तो मुझे पता चला कि उनको कहीं से खबर मिली या जैसा भी हुआ, तो मेरे पूरा रिव्यू हुआ, मेरे सारे बुक्स गई, मेरी सारी वो चीजें गई, मेरे काम गए, है ना, सब हुआ। उसके बाद उन्होंने देखा तो बड़े प्रभावित हुए। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे प्रशस्ति पत्र भी भेजा और मुझे बुलाया भी, मतलब जाना भी हो सकता था क्योंकि मैं केसेस वगैरह में इंडल्ज था बहुत सारे, तो नहीं जा पाए। अब ऐसी परिस्थिति में मैं क्या, बस ऐसा कौन सा केस था जो उससे ज्यादा जरूरी था? सारे केसेस। कितने नहीं मेरा सारे केसेस नहीं, क्योंकि देखिए मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, हर जगह हर आदमी को अर्जेंसी। आप मेरे पास आएंगे, आपको नहीं चाहिए कि मैं 6 महीने बाद आपको डिसीजन दूं। सही बात। आप चाहते हैं कि भाई कल ही डिसीजन हो, बड़ी कितनी भी टेक्निकलिटीज है, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको डिसीजन चाहिए। तो मेरे लिए भी उतना ही हर केस उतना जरूरी है। तो आप ये कैसे, बेल है किसी, कोई जेल में है, किसी का ट्रांसफर होना है, ठीक है, कोई किसी का ट्रांसफर हो गया, अब रुकना है, स्टे चाहिए उसको, किसी को प्रॉपर्टी पे स्टे चाहिए, तो क्या कई ऐसे इंक्वायरीज हैं उन पे स्टे चाहिए। तो अब इनमें से मैं किस चीज को जरूरी बताऊं, किसको गैर जरूरी बता दूं? तो सारे केस बड़े जरूरी है। चुनाव करना बड़ा मुश्किल होता होगा। बड़ा मुश्किल, हर दिन चैलेंजिंग है, हर दिन। मैं आपको क्या बताऊं, जिस दिन आप रिलीफ लेके आते हैं, मतलब आपको कोर्ट ने रिलीफ दिया है या वकील हैं, आप गए हैं, आपने केस रिप्रेजेंट किया, बड़ा खूबसूरत काम, तो आपको रिलीफ मिला है, तो जब आप लौट के आए तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होती है, सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त की होती है। सारे अवार्ड फॉर्चुनेटली मिले, सब चीजें, लेकिन जो वो रिलीफ मिलता है उसके जो खुशी होती है, चमक होती है, उससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं होता है। मैंने एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम किया, मैंने लगातार एक सिस्टम की बात की, मैंने लगातार बोला कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए जो इंडस्ट्री को रेगुलेट करे, एक इकोनॉमी नई तैयार होनी चाहिए जो पहले इकोनॉमी काम करेगी। आप बोला, आपने बताया कि इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, किस क्या थोड़ा डिटेल में? 2 तरह की इकोनॉमी अभी, एक तरह की है, दूसरी तरह की मैं बात करूं। एक इकोनॉमी है जो इंडस्ट्रीज रन कर रही है, जो अपन जनरली अभी देख रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं एक और आपका कौन क्या मॉडल है? हाँ, मेरा मॉडल ये है कि एक और इकोनॉमी पैदा हो जो कि इंडस्ट्रीज के थ्रू चले, इंडस्ट्री ऐसी उसको बनाई जाए। मैं आपको पूरा एक मॉडल बताऊं कैसे। देखिए, एक एनवायरनमेंट इकोनॉमी पैदा होगी, कैसे होगी? जैसे कि मैंने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, एक कमिटीज बनी, हर कंपनी में एक कुछ एम्प्लॉयज बैठे जो रिपोर्ट करते हैं सीधा सेंट्रल को। अब हम उनको बाउंड ये ना करें कि आपने इतना कमाया तो इतने पैसे भरे, हम उनको ये कहें कि आप एक नई व्यवस्था बनाएं, एक नई ऐसी इकोनॉमी बनाएं जिसमें आप पैसे लगाएं और आपको बेनिफिट हो, तो एक नई व्यवस्था तैयार हो। ऐसे ही एक पैलर इकोनॉमी बनाई जाए। तो पूरा एक लंबा ढांचा है जो मेरी किताब में मेंशन है, तो पूरा उसमें बताया भी गया कैसे करेंगे। थोड़ा सा मोटे स्तर पर हम बता पाएं? मोटे स्तर पे और थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। देखिए, 5 लोग की कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, हर कंपनी में, ठीक है, जो तय करेगी कि आपने इतना जो है कमाया है, ठीक है। अब आपने इतना कमाया है तो आपका प्रॉफिट जो होगा, ठीक है, उस प्रॉफिट पे परसेंटेज आपको एक ऑब्लिगेट किया जाए कि इतना परसेंटेज जो है
आप इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट बोल रहा हूं मैं, टैक्स नहीं बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट थिंग। ओके। तो आपने इन्वेस्ट किया, उस पे जो आपसे प्रॉफिट हुआ है ना, जो आपने 5% इन्वेस्ट किया, वो इकोनॉमी किस पे इन्वेस्ट करें, वो आप किस किस कंपनियों पे इन्वेस्ट करें जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। जैसे हम देखते हैं लगातार जो गार्डनिंग की कंपनीज हैं, या जो हम देखते हैं कि लगातार हम आज आप देखते हैं कि घर भी बनाए जा रहे हैं वेस्ट से, तो इस तरह के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, ईंटें ब्रिक्स बनाई जाती हैं, तो इस तरह की कंपनी हो। तो जनरली इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है, बड़ा लंबा ब्यौरा है उसका, तो वो कंपनी बनाई जाए। आजकल बैम्बू से बहुत सारी वो चीजें बनाई जा रही हैं, या हम कैसे पेपर, ये आपके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने के लिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कैसे बनाए जाए, क्योंकि आपके जो ब्रिक्स बन रहे हैं वो वेस्ट से बन रहे हैं, तो इको फ्रेंडली हुआ ना, आपने वेस्ट खत्म किया, ठीक है, लैंडफिल्स खत्म किए। लैंडफिल सबसे बड़ा पोल्यूशन कॉज है। हाँ है, अब लैंडफिल्स कैसे पैदा हुए, क्योंकि हमारा कानून एक वक्त तक इतना मजबूत नहीं था, हम गुलाम रहे, है ना। तो जिनके कानून मजबूत थे उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ अपने लैंडफिल्स भी दिए, अपना कचरा आके डंप किया, तो लैंडफिल्स बन गए, कचड़े का पहाड़, जो ग्राउंड है वहां पे कचरा डाला हुआ है। हम ऐसी एक व्यवस्था बनाए, जो रोड्स में प्लास्टिक जो कि यूज भी हुई है ना, हमने चेन्नई में भी यूज की पहली बार, तो लंबी रोड बनाई गई। तो इस तरह की इकोनॉमी लगातार हम कंपनीज बना, बहुत सारे, मेरी किताब में एक आप देखेंगे दूसरी किताब है, हाँ सोलर नहीं सॉरी, हम जो एनर्जी वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज अगर हम बनाएंगे, गटर की गैस से चाय भी बना सकते हैं मोदी के हिसाब से। अब खैर ये तो पॉलिटिकल विषय है और मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। बड़ा अच्छा मॉडल है आपका। तो ये इसके विषय में सरकार से बात की आपने? बिल्कुल, मैंने कई लोगों को पत्र लिखा, मैंने यूएन तक को पत्र लिखा। अच्छा। और हो सकता है अभी कुछ लैग कर गई हो चीजें, क्योंकि अभी उस जोन में अपन बात नहीं कर रहे थे, लेकिन एक बहुत अच्छा मॉडल, अगर आप किताब देखेंगे, और मुझे इसके लगातार अप्रिशिएशन, लगातार जो है प्रोत्साहन मिलता है। क्या नाम है किताब का, बता दीजिए हम। जी, एक है पर्यावरण व्यवस्था विश्व इतिहास, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था विश्व इतिहास, एक हिंदी में है। एक है इन्वायरमेंटल इकोनॉमी फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस, ये किताब है। ये दो किताबें आपको अमेज़न पे मिल जाएंगी। जी, आपको अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे शुभांग दीक्षित डालें आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद एक किताब है, वो इससे हटके है, फिलॉसफी की बात करती है, हाउ टू बिकम अ राइटर। फिर इसके बाद दो किताबें है, तो शायरी की बात करते हैं। शायरी? जी, शायरी मिजाज। शायरी लिखने का कहाँ से सूझा? इंसान है साहब, और इंसान में कहीं ना कहीं एक छुपा होता है इमोशंस, और जब इमोशन ट्रिगर करता है तो शायरी हमारा। ये इमोशन ट्रिगर करने वाला कौन था? कौन था क्या कौन थी? हाँ, थी, अब वो तो आप बताएंगे ना हमें। मैंने तो था थी कुछ नहीं कहा, पर केवल था किया है। प्रश्न तो वो तो आप वो भी आप बताएंगे है। देखिए, अगर शादी भी कर क्या उसी से करने वाले हैं? देखिए, दो चीजें हैं। अगर जरूरी नहीं है ना शायरी तभी निकले जब कोई कल्पना शक्ति भी तो मजबूत हो सकती है किसी की। नहीं, मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जितने शायर सुने हैं, हर किसी का दिल टूटा है, या तो बीवी से परेशान है ना, उसने सब भोग लिया। अच्छा, है ना, ऐसी महादेवी वर्मा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो जरूरी नहीं साहब कि शायरी तो खूबसूरत है। उर्दू एक ऐसी भाषा है जो हर वक्त, अगर आपका मिजाज ही प्रेम हो तो एक शायरी अब सुना थोड़ा। जी जरूर, वहां से किताब उठानी पड़ेगी आपको। किताब सर को दे दो। जी, थैंक यू। किताब दिखा भी दीजिए सर थोड़ा कैमरे पे। जी, ये एक किताब है शायरी की, एक और है। अच्छा जी, ये तबस्सुम दीदार हुस्न है, एक ख्वाब और है, और दीदार हुस्न, जी दीदार कराने की कोशिश है। शायरी का एक हिस्सा है। आज कुछ खास कहना है तुझे, तेरे अंदाज सा होना है मुझे, मैं तुझे सोच कर ही हो जाता हूँ, तेरे जिक्र से रोशन हो जाता हूँ, तेरी हंसी भी कमाल है,
उसे सुन के मदहोश हो जाता हूँ, बेहोश सा हो जाता हूँ। खुद को खुद से कुछ वक्त के लिए होकर कभी कभी तुम सा हो जाता हूँ। वो तेरा ना कहकर भी सब कुछ कह देना, वो तेरा मन ही मन खुश हो लेना, वो रूठने के बाद तेरी हंसी बहुत खास होती। ऐसा लगता है जैसे लंबे सफर की कड़ी धूप के बाद यात्री को पेड़ की छांव मिल गई। आज कुछ खास कहना है तुझे, तेरे अंदाज सा होना है तुझे। एक और शायरी में सुनाना चाहूंगा। क्या पता है तुम्हें, तुम इतनी खास हो। अरे वाह। क्या पता है तुम्हें, तुम इतनी खास हो, खुदा की इबादत का एहसास हो। क्या पता है तुम्हें, तुम इत्र सा महकता एक अंदाज हो, दुनिया में संगीत के जैसी हो। अगर तुम ना हो तो जिंदगी बेसास हो जाए, वाह। बिना रंग का लिबास हो जाए, महफिलों में जैसे शमा निकल जाए, बिना रोशनी के रात हो जाए। क्या पता है तुम्हें, तुम ईद का चांद हो, तुम लंबे बरसात की पहली बूंद से कीमती हो। तुम पारस का पत्थर हो, तुम कबूल हुई दुआ, तुम तलाश हो मुकद्दर की, तुम आस हो मेरे मंजिल की। शायद अब पता है तुम्हें, तुम इतनी खास क्यों हो। कौन है सर इतना खास? बताइए थोड़ा सा। कौन है ये जो इतना खास है जिसके लिए आपने इतनी खास शायरी लिखी है? चांद को अक्सर चांदनी से रूबरू होने के लिए इंतजार करना पड़ता है। अच्छा। तो जब चांद निकलेगा तो जरूर आपको पता चलेगा। कब निकलेगा? जब निकलेगा तब पता जरूर चलेगा। तो चांद का नाम बताइए। नाम तो बता ही सकते हैं, देख हम तभी लेंगे। नहीं तो जब चांद आएगा तब बताया जाएगा। तो आने मैं तो नाम पूछ रहा हूँ, देख लेंगे तब जाएगा। निकलने से पहले नाम तो बताया जा सकता है। नहीं तो निकले, अरे तो निकला ही नहीं है ना अभी तो हमें भी इंतजार है चांद के निकलने का। आपने ये जो इतना खास चांद के लिए जो शायरी लिखी है, अब खास है, आपने हुस्न की, मुस्कान की, आंखों की, इन सब चीजों का तो कल्पना शक्ति भी तो मजबूत हो सकती है किसी की कि आप ऐसी हो। ऐसा मैं मान लूं या ऐसा है? जो आपका मन हो। अब हम थोड़ा इन चीजों से अब चलते हैं भिंड की साइड। जी। भिंड से हैं आप? जी। तो बचपन वगैरह भिंड में गुजरा? जी, बचपन तो नहीं, मैं गर्मी छुट्टियों में आता क्योंकि फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी और है अभी फिलहाल उनकी जॉब, तो बड़ी ट्रांसफरेबल थी, तो इधर उधर जाना रहता था। तो मैं गर्मी छुट्टियों में आता था। प्रॉपर भिंड से या प्रॉपर भिंड। अच्छा। और भिंड के पास मेरा एक गांव भी है, वहां भी जाना क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी वगैरह है, खेती वगैरह। तो अटेर तहसील बेसिकली, लेकिन मैं प्रॉपर भिंड में ज्यादा रहा क्योंकि वहां भी घर है, तो वहां ज्यादा रहना हुआ। तो हर जगह घूमी है गर्मियों में, और विशेष रूप से भिंड की चाट बड़ी प्रसिद्ध है। तो बड़ा मतलब खूबसूरत, उनका अंदाज ही अलग था। प्याज का, भिंड के लोग सुन रहे होंगे, बड़ा खूबसूरत। बता दीजिए उन्हें कहाँ की चाट मशहूर है, खाने जाते थे। अब तो खंडा रोड पे है, पहले तो सब्जी मंडी के पास ही लगती थी, तो बड़ा वो छौंकों लगाते थे। और विशेष था भाई, मतलब कि प्याज जो तड़का बढ़िया, तो एक अलग ही फ्लेवर है भाई भिंड की चाट का। मुंह में पानी आ गया। खैर, तो बड़ा आज मैं जाता हूँ जब भी भिंड, तो मैं जरा चाट जरूर खाता हूँ और टिक्की जरूर पीता हूँ। टिक्की कहाँ की पीता? भिंड की। नहीं, कौन सी जगह? अभी तो खैर वहां पे एक राठौर करके है, वहीं पे क्या बोलते हैं आपके, ये ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं आप। हाँ, एक राठौर करके है, वो आपकी रेलवे लाइन पुरानी जो है वहीं पे लगाता था। अभी लगाता है, अभी लास्ट टाइम तो खैर, अभी एक और इटावा रोड पे एक और आ गया राधेश्याम करके, बड़ा उनका चलता है शाम को, उनकी तो शाम तक खत्म ही हो जाती है। तो एक ही है खंडा रोड पे, गुप्ता जी हैं, उनकी चाट बड़ी प्रसिद्ध है। एक पेड़े बहुत मशहूर है। अरे भिंड के पेड़े भाई सब, आज हम आपको बात बताएं, हम जहां भी जाते हैं भिंड के पेड़े जरूर खाते हैं। जहां भी जाते हैं मतलब जहां भी, सॉरी, खाते नहीं, ले जाते हैं, खिलवाते हैं एक्चुअली। अच्छा। और हम जब जहां भी आप जाते हैं तो भिंड के पेड़े लेके जाते हैं। तो इतना स्टॉक आपने यहीं रख रखा है भिंड जाते हैं? आज अब तो ग्वालियर में मिल जाते हैं, तो ऐसा भिंड के? हाँ, भिंड के आपको ग्वालियर में नई सड़क पे है, पीछे भी ठाटेपुर में है, एक दो फ्रेंचाइजीज हैं। और कोशिश करते हैं जब भिंड से गुजरे, अभी उन्नाव गए थे हाल ही में। अच्छा। तो वहाँ
वहां के लिए लेके गए थे पिछली बार जब भिंड से होते हुए गुजर के गए थे। जब भी उन्नाव वगैरह जाए, मतलब जो रूट पे जो जगह पड़ती है, रिश्तेदार हैं हमारे कुछ, तो उनके लिए लेके गए थे। अब इतना समय आपने छुट्टियों में जाते होंगे तो भिंड की बड़ी यादें होंगी आपके साथ, कई यादें सजो रखी होंगी। बिल्कुल, कुछ किस्से बताइए हमें जो दर्शक जाने तो उन्हें अच्छा लगे। जैसे मैंने आपको बताया चाट, हाँ, और बड़े बदमाश थे। हाँ, तो एक पानी टंकी है भिंड में, अंग्रेजों के वक्त की है, तो बंद रहती थी अक्सर। अच्छा। तो वहां जाना मुश्किल काम। लेकिन उस दिन उसका गेट टूटा, गेट नहीं, वो कांच टूटा था। वो इलाका मतलब एक आप अंदर से घुस के निकल सकते थे, इतना सा शायद आप खिड़की जैसा गेट में टूटा हुआ था। बच्चे रहे होंगे तो। हाँ बिल्कुल बच्चे हो। तो अब मैं जो है अंदर घुसा, चमगादड़। अच्छा। हाँ, और मैं फंस गया गेट में, सब निकल गए। तो मुझे खींचना पड़ा। किसने खींचा? अरे मेरे कजन पापा के लड़के, वो मुझसे ज्यादा बदमाश। तो उन्होंने मुझे खींचा। फिर जब खींचने के बाद हम लोग जैसे तैसे निकले, तो फिर चमगादड़ पीठ में। अच्छा। फिर चमगादड़ हो गए। फिर सफलतापूर्ण तरीके से हम लोग टंकी में चढ़ गए। हाँ। और फिर देखा कि भाई ये पानी है, ऐसा ऐसा, मतलब एक अरमान था भाई, पानी यहाँ से जाता है, कितना पानी, कैसे कहाँ कैसे पानी भरता। अच्छा, घर वालों को ये डर रहता था कि उस तरफ जाने ही नहीं, क्योंकि भाई टंकी में गिर के बहुत केस होते थे ऐसे। पर बदमाशी तो बदमाशी ऐसा। तो देखा, घर वालों को क्या पता था अभी केसेस देखने गया फिर केस लड़ेगा। तो भाई तो देखा वगैरह, बोले बड़ी गहरी टंकी यार, इसी से पानी जाता है क्या? तो अंग्रेजों के टाइम की टंकी थी वो, बड़ा अच्छा था। और मेरे ख्याल से मतलब हम लोग का बॉन्ड बड़ा अच्छा है कजन्स का, इसीलिए क्योंकि मेरा ज्यादातर बदमाशियां भिंड में ही बहुत की है मैंने, बहुत, मतलब भिंड के पानी से ज्यादा है, भिंड का पानी बड़ा मशहूर है। मैं तो चंबल नदी के मतलब तट वाला आदमी हूँ। तो फिर तो वो आदमी कहते हैं ना कि चंबल का या भिंड का पानी पी लिया तो लड़ना ऑटोमेटिक आ जाए। जी बिल्कुल, सच्चाई के लिए मैं ये कहूंगा। पानी में ही दिक्कत या दिक्कत नहीं है, मैं तारीफ करना चाहूंगा कि आपका बागी स्वभाव है। हाँ। आप किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करते, तो ये भिंड का नेचर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बीवी की तो करनी पड़ेगी, वो सुप्रीम लीडर है, वो भी भिंड का पानी पियो क्या पता, और पी ले हमारे साथ आने के बाद। तो वही सबको सुझाव है कि कोई भी अगर पति पत्नी भिंड जाए तो अपनी बीवी को जो है भिंड का पानी ना पिलाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पियेंगी और फिर भाई शेर को शवा शेर ही मिलता है। तो क्या पता आपके साथ जूझते जूझते वो भी। सही बात। खैर, आपने एक बार मुझसे मुलाकात करते हैं तो अक्सर आप भिंड के विषय में आप कहते हैं कि बंदूकों का बड़ा चलन है, आप अक्सर कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल है, ये बात तो ठीक है। हाँ, और अक्सर आप मुझसे बड़े तीखे अंदाज में पूछते हैं कि भाई वहां के लोग लड़ने और बंदूकें चलाएं विश्वास करते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक खूबसूरत एंगल भी है जो आपने महिलाओं के प्रति बात करते हैं, तो उसमें एक एंगल ये भी है कि मेरी माता जी किस्सा बताते हैं, उनके पड़ोस में एक रहती थी, तो मैं मुंह बोली मामी लगती थी मेरी, क्योंकि पड़ोस में होता है अक्सर, तो मामा आने की बात है तो सब मामी हो जाते हैं आसपास। तो भाई उनके यहाँ सब बारात में गए और चोर घुसा है। चोर कहूं या आपस की दुश्मनी, भिंड में बड़ा ये है कि आपस की दुश्मनी आपस में सेटल की जाएगी, है ना। तो भाई आ गए लोग दुश्मनी वाले, तो उन्होंने अकेले बंदूक चला के वो सारे भगा दी। अच्छा, तो ये भिंड की खासियत कि औरतें भी दमदार हैं वहां। आप ये समझे कि भिंड सिर्फ इसलिए प्रसिद्ध है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि भाई भिंड में अक्सर ये बागीपना है, लड़ना जानते हैं अपने हक की लड़ाई। वहां की महिलाएं भी आपको ऐसे मिलेंगी हक की लड़ाई लड़ते हुए। रेत खनन ये बागीपन में ही आता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। रेत खनन तो बिल्कुल प्रशंसा का विषय है ही नहीं इसमें कोई, लेकिन मैंने कहा टॉप पे चल रहा है भिंड। हाँ चल रहा होगा साहब, आपको मुझे लगता है ज्यादा जानकारी। लेकिन एक बात है, बिल्कुल ये हेतुपूर्ण विषय है, जहां पे इलीगैलिटी इन्वॉल्व होती है वो अच्छा विषय तो होता नहीं। पर इसका कारण क्या है? प्रश्न कारण आप बताएंगे? मैं बता रहा हूँ इसका कारण। देखिए, भिंड या कोई भी ऐसा इलाका जो थोड़ा सा पिछड़ा है, वहां की खासियत ये है कि वहां अशिक्षा ज्यादा आपको मिलती है, और जहां अशिक्षा है वहां कहीं ना, और आपके पास भाई ताकत है, अशिक्षा और ताकत दोनों मिली हुई है आपको। सही बात, पैतृक रूप से।
तो और वहां पे सबसे बड़ा शिक्षा को पैतृक मानते हैं आप? नहीं, जो नहीं पढ़ पाए, जो आप देखिए, हम शिक्षा फीस से ही जुड़ी हुई है, आप पैसे देके ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। हाँ। फ्री तो है नहीं कहीं। ठीक है। तो बेहतर शिक्षा के लिए अब बड़े बड़े आप देखेंगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस खुल गए हैं, तो आपको अब शिक्षा वहां से प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे ज्यादा काम नहीं है, कोई प्राइवेट बहुत सारे काम आपको मिलते नहीं है, तो आपके पास क्या सोर्सेज हैं पैसे? वहां मेरे मायने में वहां शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षा किसी और चीज की दी जाती है। वहां शुरू से दी जाएगी कि आपको भाई ट्रॉली कहाँ से भरानी, नहीं, रेत की, है ना, कट्टे कहाँ के अच्छे हैं, बंदूकें कौन सी अच्छी होती है, बंदूक चलाना, कट्टे चलाना, है ना, ये चीजों की ज्यादा शिक्षा दी जाती है या उनको मिलती है आसपास से। क्योंकि मैं खुद 1 साल भिंड रहा, काम के दौरान रहा, चुनाव के वक्त, तो मैंने वहां जितना भी महसूस किया, तो वहां के लोगों में एक, हाँ ये सही बात है कि वहां का आदमी दिल का साफ है, लेकिन ये चीज जो मैं आप भी कह रहे हैं कि जो कट्टे बंदूकों का या अशिक्षा का, तो अशिक्षा पढ़े लिखे स्तर पे जैसे किताबी शिक्षा उनके पास नहीं, चीजें उनमें ज्यादा नहीं जाते वो लोग, वजह उसके के बंदूक कट्टों में ज्यादा, इन चीजों में ज्यादा ध्यान लगाते हैं अपना। तो ये कहीं ना कहीं खेद का विषय है कि आप उस जगह से आते हैं और निकले हुए भी हैं, है ना, आपके पापा दादा वहीं से निकले हुए हैं, और आप लोगों ने इतना बड़ा मुकाम पाया, और आप भी अभी वरिष्ठ वकीलों में से आते हैं ग्वालियर में, तो इतनी तो इतनी सारी चीजें आपने प्राप्त की, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई वो नहीं कर सकते। तो क्या कारण लग रहा है आपको कि क्या दिक्कतें आ रही हैं चीजों में कि वो अभी भी वहां के लोग मैंने आपको बताया ना कि शिक्षा है जो उनको मिल नहीं पाई जैसे उनको मिलनी चाहिए। अब अशिक्षा की वजह से क्या हुआ, आपके पास औजार तो है, आपके पास बंदूकें हैं, आपने लगातार शुरू से आपकी पीढ़ियों ने वही बंदूकें देखी हैं, और अब वहां पे एक काम है, वहां रेत खनन। तो अब आप कहाँ अपनी ताकत यूज करेंगे? गलत जगहों पर। मैं तो खनन पे यूज करूंगा वहीं जाके। तो ये कारण है। हाँ। लेकिन सिर्फ ये चीज नहीं है, जैसे मैंने बोला ना, और सिर्फ भिंड की दिक्कत नहीं। हाँ। ये आप देश भर के किसी भी इलाके में चले जाए, जहां जिले स्तर पे आप देख लीजिए, हर जिला आपको प्रोग्रेसिव नहीं दिख रहा है। वहां भी अशिक्षा है, जहां पिछड़े इलाके, वहां शिक्षा तो नहीं पहुंच पा रही है जिस स्तर पहुंचनी चाहिए। तो वहां भी आपको कुछ ना कुछ अलग तरह की दिक्कतें दिखें। आप बिहार में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, कुछ उत्तर पूर्वी इलाकों में चले जाइए, वहां पे भी यही दिक्कत है, बालू का काम। वहां ठीक है चीज, वहां क्या है, एक बागीपन आपने जो कहा ना, वो नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल। वहां आदमी जो है विद्रोह नहीं करता, ठीक है ना, कि अपनी बात कहें कि लड़ने पर उतारू नहीं हो जाता। यहाँ चीजें विपरीत है, बिल्कुल। ये जो मैं कह रहा हूं इसके बिल्कुल विपरीत है। ठीक, यहाँ बिल्कुल लड़ने पर उतारू हो जाएगा, आपने कुछ कह दिया तो चीजें उल्टी आप पे आ जाएंगी। देखिए, एक चीज है कि 2 तरह की स्थितियां हैं। अगर आपके पास ताकत है, और ऐसा देखिए रामप्रसाद बिस्मिल भी निकलते हैं मुरैना से, तो वहां पे और गरम दल के लोग कहीं ना कहीं गरम मिजाजेस तो है आपके अंदर। अब आपको किस तरीके से ट्रेन किया जाता है, या आपके किस तरीके से चीजें समझ में आती है, जो समझ गए वो रामप्रसाद बिस्मिल हो गए, या कई ऐसे लोग हो गए, या आप देखेंगे रामकृष्ण दीक्षित, नरसिंह दीक्षित, बहुत सारे लोग निकले हैं, या सरदेव कटारे, और या अभी चौधरी कृष्ण चतुर्वेदी भी अच्छे मंत्रियों में से रहे हैं, या ऐसे लोग जो साहित्य से जुड़े रहे, बहुत लोग निकले, है ना। मेरा परिवार तो बड़ा साहित्य से जुड़ा रहा है ना, वकील रहे हैं। भिंडी ऋषि की तपोभूमि है। हाँ, भिंडी ऋषि सबसे बड़ी बात। अच्छा, उससे भी आपने अच्छा याद दिलाया कि भिंडी ऋषि थे कौन, और चंबल नदी की ताकत क्या थी। भिंडी ऋषि श्रृंगी ऋषि के भाई थे। अच्छा, ये मैंने किस्सा सुना नहीं है, थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। मैं इस विषय में बताता हूँ। हाँ, श्रृंगी ऋषि के भाई थे। श्रृंगी ऋषि कौन थे? जिन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ किया था राम के लिए, दशरथ के लिए, और वो चंबल नदी के तट पे हुआ था। अच्छा। हाँ, चंबल नदी के तट पे हुआ था, और चंबल नदी के तट से ही फिर वहां से खीर वीर गई, जिस तरीके से पुराने चीजें होती हैं, वहां से राम का जन्म हुआ। तो चंबल का ये भी प्रताप है साहब। अच्छा, चंबल का एक और है बाघे पने, 1-2 किस्से हैं, और माइथोलॉजिकल है, तो
हो सकता है शायद मैं कहीं लैग कर रहा हूँ, लेकिन एक और किस्सा मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने बहुत सुना किस्सा है कि भाई एक बार सबसे आज्ञाकारी पुत्र किसे माना जाता है? राम। नहीं तो और सोचिए थोड़ा। श्रवण कुमार जी, श्रवण कुमार जब हमारे क्षेत्र से निकले तो वो अपने पिताजी के खिलाफ हो गए साहब। उनने बोला कि हर वक्त हम ये करते रहे, पूरी जिंदगी आपको लेके चलते रहे, हमारे पास और कोई नहीं है क्या, हमारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? तो भाई पिताजी भी समझदार है कि बोले कुछ नहीं बोले उस वक्त। हाँ। श्रवण कुमार पिताजी कुछ नहीं बोले। थोड़ी दूर जब गए, जब थोड़ा असर कम हुआ चंबल नदी का, दूसरा पानी पी लिया, बोले बेटा कहाँ कहाँ से आ रहे हैं अपन, क्योंकि माता पिता अंधे थे। तो कहाँ से आ रहे थे? तो बोले यहाँ से आ रहे थे। बोले पानी पिया था क्या वहां कहीं? हाँ। तो बोले हाँ पानी पिया था। बोले चंबल नदी का पानी पिया है हो तो इसलिए बागी हो गए। अच्छा। तो ये है कि वहां के लोग हक की लड़ाई भी बहुत लड़ते हैं। आप पान सिंह तोमर डकैत होने से पहले भी उनमें एक बागीपना था। वो आप अगर मूवी भी देखें उनकी जो बनी हुई है, तो लगातार एक तैयारी में थे कि भाई कुछ हम जो है कर जाएं, या कर गए। वो मेडल ले आए और बहुत सारी चीजें की, और देश तो कहीं ना कहीं उनको चीजें जो दिक्कतें आई उनको सरकार की ओर से सहायता नहीं मिली। और आप जैसा वकील नहीं मिला, अगर वकील मिल जाता तो शायद चीजें समझ जाती। और भी अच्छे वकील होंगे बट वो पहुंच नहीं पाए, वो अलग बात है। और मेरे तो कई परिवार में मैं जानता हूँ जो अपने वक्त के बहुत अच्छे वकील हैं। हाँ। तो है नहीं पहुंच पाए। और अब देखिए ना कि पिछड़ा इलाका है, मुरैना के भी गांव की बात है। सही बात। तो और आप लगातार फौजी थे, लड़ना जानते हैं, तो आपका नेचर, फिर आप सिस्टम के पास गए, आपको पुलिस पता है, पुलिस के पास गए, पुलिस हेल्प नहीं कर रही है, तो आप क्या करेंगे? सही बात। तो वो जो भिंड का इलाका है, बोले भाई अब इतना नहीं हम कर सकते हर किसी के पास जाके हाथ जोड़े। तो वो नेचर कि भाई हम हाथ नहीं जोड़ेंगे हर कहीं जाके। तो बस इस वजह से कहीं ना कहीं ये परिवर्तन। भिंड का नाम सुन के एक चीज और याद आती है जी, नकल। जी बिल्कुल। कि आसपास के जिलों में अगर कहीं पास नहीं हो रहा है, हमारा पास नहीं हो रहा साहब, कहाँ से फॉर्म भरा? भिंड से फॉर्म भरते तो पास हो जाएगा तुम्हारा। दतिया, ग्वालियर, मुरैना, ये आसपास के और भी जो जिले हैं, वहां से भिंड फॉर्म भरने के लिए आते थे, और भिंड में फॉर्म भरने के बाद नकल करके फिर वहां से पास होते थे जी। अब तो खैर चीजें बहुत काबू में आ गई। बहुत काबू में। इलैयाराजा टी के बाद से काफी चीजें बदली हैं, और नो डाउट और बदलनी भी चाहिए। लेकिन एमजीएस मैंने हमेशा सुना है कि अपने वक्त का बेहतरीन कॉलेज रहा है, और उसमें ये समस्याएं कम रही हैं। मेरे ताऊजी पढ़े हैं वहाँ, तो बहुत सारे लोग, मेरे फादर भिंड के पढ़े हुए हैं, हालांकि उनकी इंजीनियरिंग बाहर हुई, भोपाल में हुई, लेकिन पढ़े हुए भिंड के ही। तो बहुत लोग ऐसे निकले हैं साहब जो अपने वक्त में बहुत मेहनती रहे, और चीजें उन्होंने ऐसा हर जगह नहीं है। कुछ इलाके हैं जहाँ चीजें होती हैं, और वो हर जगह होती हैं। आप उत्तर प्रदेश का भी मसला सुन लीजिए, वहां भी बदली है चीजें। सही बात। तो सिर्फ भिंड अगर हम कहें कि दिक्कत है, हालांकि हमारा तो इलाका दिल्ली तक मशहूर हो रहा है। अगर छात्र उठ के बोलता है अगर सो में कि तो हम जो है बदनाम क्षेत्र से आते हैं। और वैसे आपको एक खूबसूरत बात बताऊं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे गांव से सामने वाला गांव उनका था। हम अटेर के हैं, और अटेर नदी पार करो तो उनका गांव लगता है, बाहवटेश्वर। हालांकि उनका जन्म ग्वालियर में हुआ, सब चीजों में, लेकिन पैतृक गांव उनका हमारे गांव के सामने वाला गांव। तो एक चंबल और बागी पने का किस्सा वहां पे भी देख लीजिए सर, कि जब संसद में बोलते थे वो, तो अपने आप में मिसाल रहे। बहुत किस्से हैं, आप चंबल से तो बहुत ही बेहतरीन लोग निकले। तो सिर्फ कमियां नहीं है, और कमियां तो हर फील्ड में है जैसा, और हर क्षेत्र में है, और बेहतर तो करना ही है वक्त के साथ आप और हम। एक मोटे स्तर पे आप बता दीजिए, अब हम आखिरी उनको अंत की ओर जा रहे हैं। तो जो बच्चे वकालत के ओर आ रहे हैं, उनको मोटे स्तर पे क्या चीजें देख के आना चाहिए कि साहब अगर आ रहे हो तो ये नोटिस बोर्ड पढ़ लो, फिर ये देख के फिर एंट्री करना। देखिए 5 साल आप भूल जाइए कि आप फाइनेंसेस बहुत अच्छे आपके होंगे, तो आप भूल जाइए, क्योंकि ये फील्ड ऐसा नहीं है कि आपको प्लेसमेंट होगा। आप लिटिगेशन में अगर आते हैं, आप अगर कोर्ट की तरफ जाते हैं, देखिए आप कॉर्पोरेट में जा रहे हैं तो वहां पे आपको सैलरीड मिलते हैं, आप सैलरीड एम्प्लॉय बनते हो, अलग।
लेकिन आप खुद एक वकील बनना चाहते हैं, एक ब्रांड बनना चाहते हैं, आप एक फर्म क्रिएट करना चाहते हैं, तो 5 साल आप भूल जाइए कि आप पैसा कमाएंगे। आप सिर्फ सीखेंगे, क्योंकि ये सीखने वाला फील्ड है। 5 साल आपको प्रोसीडिंग्स नहीं पता, चलिए 5 साल आजकल तो लोग जल्दी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप मोटा मोटी 5 साल लीजिए। आप जो है सीखेंगे, आपको अलग अलग मैटर्स, क्योंकि लॉ बहुत बड़ा है, समुद्र है वो, और कोई भी कितना भी दावा कर ले कि भाई हम बहुत ज्ञाता है, बहुत छोटा अंश जानता है और लगातार आपको हर छोर ढूंढना है उसमें। तो भाई आज आप बैंकिंग लॉ की बात कर रहे हैं, आज आप चेक फ्रॉड की बात कर रहे हैं, तो कल हो सकता है आपके पास WP हो, हाई कोर्ट की रिट पिटीशन, सर्विस मैटर आ जाए, है ना। आपको तो हर वकील का मतलब क्या है, सारे लॉ पढ़े आपने, सही बात, और आप हर लॉ में बेहतर करने की सोचें। तो इस तरीके से तो आपको ये सब चीजों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अब बेहतर कैसे करें, क्या कर सकता है एक नया लड़का, कैसे वो अपने आप को बेहतर करे? केस लॉस पढ़े, जजमेंट्स पढ़े, और जो भी डाउट्स आते हैं वो केस लॉ के थ्रू ढूंढे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत रिसर्च मैटर है। अगर आप किसी भी हाई कोर्ट्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, वहाँ लाइब्रेरी है, आप ज्यादा से ज्यादा वक्त लाइब्रेरी में बिताएं। प्रोसीडिंग्स होती हैं आजकल ऑनलाइन है, आप हो सकता है आप लॉ कॉलेज से ही ये देखते हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं, सारे वकीलों का आपको एक्सपोजर मिल रहा है। तो जब आप ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स देखते हैं तो आप हर चीज देख लेते हैं। तो आप कहीं ना कहीं एक स्तर पे काम करके आ रहे हैं। आप जब आएंगे कोर्ट तो आप बिल्कुल नए नहीं होंगे कि आपको कुछ ही नहीं पता है, तो आपको एक स्थितियां पता होंगी। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। और आजकल तो एक और फॉर्मेट है, जैसे मैं भी बात कर रहा था, नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आप अलग अलग ऑफिसेस में, आजकल कॉलेजेस भी खुद प्रोवाइड कराते हैं कि आप अलग अलग कोर्ट्स में जाके देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आप इतना कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप जल्दी सफलता की ओर पहुंच जाएंगे, जो कि मेरे केस में मैं फॉर्चुनेट रहा। तो सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतना समय दिया हमारे चैनल को और हमको। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, कैसा समय रहा आपका द कलयुग के साथ? बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर, एंड बहुत अच्छा। और आप लोगों के साथ लगातार आज भी बेहतर हो रहा है, और मुझे उम्मीद है आप कल भी लोग बेहतर करें इस तरह की जानकारियां पहुंचा के। तो बहुत अच्छा, और आप शुभकामनाएं आप लोग। ऐसी ही जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और भी रोचक विषयों पर और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं सूर्य प्रताप सिंह जाट, धन्यवाद।